Today's topic is impact of GST on real estate. And ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज का नहीं है, that is complicated since the era of service tax and VAT. आज हम जानेंगे कि किसी तरह से ये अवेयरनेस आज इसके ऊपर ज्यादा हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी की। आज इसके ऊपर सिंगल एक टैक्स लगने से इसकी अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, बट दिस सेक्टर हैज रिमेन्ड कॉम्प्लिकेटेड सिंस द एरा ऑफ सर्विस टैक्स एंड वैट। आज रियल एस्टेट पे या हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन पे सर्विस टैक्स का इंट्रोड्यूशन तो 2006 में ही हो गया था। सर्विस टैक्स लॉ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1994, बट रियल एस्टेट पे सर्विस टैक्स इज मेड एप्लीकेबल सिंस द ईयर 2006। एंड आफ्टर दैट ईयर आफ्टर ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे। इफ यू ऑल कैन रिकॉल कि सर्विस टैक्स के टाइम में इसमें अबेटमेंट का कंसेप्ट था कि आज आपका जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है उसके ऊपर एक अबेटमेंट अलाउड था कि 25% और 30% के ऊपर ही आपको सर्विस टैक्स देना एट द रेट ऑफ वॉट एवर द एप्लीकेबल रेट वाज से 12%, 13, 14, 15, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। एंड उसके बाद फिर 2012 में 2013 में देयर वाज अ जजमेंट ऑफ L&T 5 मेंबर लार्जर बेंच का जजमेंट था इन रिस्पेक्ट ऑफ वैट, जिसमें उस 5 मेंबर लार्जर बेंच में ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कंस्ट्रक्शन सर्विस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आप इवन दो आप अपना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट इसमें जो भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं दैट ऑल्सो एप्लीकेबल एज सेल। कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो भी कंसेप्ट है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इन दैट केस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में देयर इज अ लॉ ऑफ एक्रीशन कि आज उस लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन के अकॉर्डिंगली आप जब भी ये कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप उस पे जो भी आप ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन। एंड दो वो इमोल प्रॉपर्टी की तरह ट्रांसफर हो रहा है टू द बायर, बट उसमें उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उसका फैक्टर चेंज नहीं होता। एंड दे हेल्ड कि अब इसके ऊपर वैट भी एप्लीकेबल होगा। तो हम किसी तरह से इस सेक्टर में सर्विस टैक्स तो चला आ ही रहा था। एंड सडनली 2013 में ये जब लार्जर बेंच का जजमेंट आया ऑफ L&T, उसमें उन्होंने कह दिया कि सर इसके ऊपर तो वैट भी एप्लीकेबल है। एंड उसके बाद फिर अगेन अगर आप लोगों को याद होगा कई सारे स्टेट्स, महाराष्ट्र, देन फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन फॉलोड बाय ओडिशा, झारखंड, सारे स्टेट्स धीरे धीरे इसके ऊपर वैट का एप्लीकेबिलिटी के लिए उन्होंने अपना बिल ड्राफ्ट करके सब पास कराया, जिसमें कई सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स थे, मे बी कॉम्पोजिशन या टोटल रिसीट्स वैल्यू, अलग अलग कई तरह के रेट्स एप्लीकेबल। तो इस तरह से आज ये सेक्टर पे आपका सर्विस टैक्स का भी एप्लीकेबिलिटी आ गया एंड सिमिलरली वैट का भी एप्लीकेबिलिटी आ गया। अब एक ही चीज, व्हेन यू आर गिविंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन दैट इज यू आर परचेजिंग अ फ्लैट और एन ऑफिस कमर्शियल एरिया, उसको उन्होंने सर्विस भी कह दिया, उसको उन्होंने सेल ऑफ गुड्स भी कह दिया, एंड उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी भी देते हैं एज अ सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। तो कैन अ सिंगल थिंग combine all the three components in it? So this created lot of disputes. After that 2016 में इसी कारण से ये जीएसटी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था, बिकॉज जीएसटी लॉ लाने के लिए कई सारे जो मेन रीजंस थे वो था एक इनपुट टैक्स क्रेडिट कि देयर इज नो सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, followed by there are various type of transaction जिसमें डबल टैक्सेशन हो रहे थे, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इस तरह के कई सारे ट्रांजेक्शन थे जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहा था एंड देयर आर एन नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स। तो उसके लिए उनका एक बहुत बड़ा एक डिमांड था कि आप जीएसटी लेके आइए विच विल बी अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बट ये गुड्स एंड सर्विसेज का ऊपर टैक्स लगाने की द प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट वाज द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज कंसेप्ट ऑफ गुड्स कि व्हाट इज गुड्स, एनीथिंग मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड वाज गुड्स। बट आज इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल आज रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, रेस्टोरेंट एंड अदर सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कोई कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर व्हिच देयर वाज अमेंडमेंट in September 2016, due to which the definition of goods and services tax was introduced in the constitution under definitions, and where they have defined कि goods and services tax क्या है कि where there is a supply of goods or and services or both। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें दोनों चीज सप्लाई हो रहा है
उसके ऊपर भी अब टैक्स लग सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो इंट्रोड्यूस अ डेफिनेशन ऑफ सर्विस, कि कोई भी चीज अगर सर्विस भी दिया जा रहा है तो दैट इज आल्सो अ ट्रांजैक्शन। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस किए गए, दैट इज गुड्स जो पहले से ही था, देन सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 3 डेफिनेशन के बाद द लॉ बिकेम एलिजिबल टू बी इंट्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री कि ये 1 जुलाई 2017 से ये बिल पास करके 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट किया गया। अब सर ये आज का जो हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा, दिस डिस्कशन रन्स टू अ पीरियड ऑफ 10 years, क्योंकि आज हम इसमें कवर करेंगे कि आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जीएसटी किस तरह से लगता है, एंड ये सेक्टर में जैसे मैंने कहा टैक्सेशन का पार्ट टाइम एंड अगेन चेंज होता रहा, दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली हिट बाय द गवर्नमेंट विथ वेरियस चेंजेस बीइंग मेड अंडर लॉ। फॉर एग्जांपल, जब हमने कहा कि 2006 में जब इस पे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद सडनली एक कंसेप्ट, एक सर्कुलर इशू किया गया इन फरवरी 2012, जिसमें उन्होंने कहा कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन दिस इंडस्ट्री, कि आज कई जगहों पर लैंड ओनर, दिस कंसेप्ट वाज न्यू एट दैट टाइम, वी आर टॉकिंग ऑफ अ टाइम व्हिच वाज अराउंड 10 years बैक, कि जब लैंड ओनर एंड बिल्डर दोनों ज्वाइन करके, दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, और उस प्रोजेक्ट में लैंड ओनर इज नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी, ही इज गिविंग हिज लैंड, एंड डेवलपर इज गिविंग हिज स्किल्स एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड उसके साथ वो लोग ज्वाइंटली उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक नया सर्कुलर लेके आके कंफ्यूजन क्रिएट किया, एक यूएन क्राई क्रिएट किया कि सर आप जो ये डेवलप लैंड ओनर जो अपना डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है डेवलपर को, एंड डेवलपर उसके बदले में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया शेयर कर रहा है, दिस इज अ डीम्ड सप्लाई, इसके ऊपर भी हम इसको डीम्ड सर्विस मानेंगे और इसके ऊपर भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए, जो आज तक इसके ऊपर सर्विस टैक्स तब तक कभी लग ही नहीं रहा था। एंड सडनली दिस क्रिएटेड ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द इंडस्ट्री, बट किसी तरह काफी सारे चीज इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आते गए, वैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, कैसे उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होगा, फिर लैंड ओनर उसका कैसे सेनवर्ट क्रेडिट अवेल करेगा, ये सारे चीज क्लैरिफिकेशन होते होते किसी तरह ये चीज सेटल हुआ। उसके बाद 2016 में ये जीएसटी आ गया, जीएसटी में एक नए रेट के साथ आया ये, उसके बाद फिर रेट में चेंजेस आए इन द ईयर 2019, एंड टुडे वी आर इन 2022, एंड आज भी इसके ऊपर चीजें सेटल्ड नहीं है। एज वी ऑल नो कि जस्ट फ्यू डेज बैक 6 मई 2022 उसमें अभी एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया विच हैज कॉन्ट्राडिक्टेड, विच हैज क्रिएटेड अ न्यू डिस्प्यूट इन द रिलेटेड टू वैल्यूएशन, कि आज इसमें जो भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसमें जो लैंड का वैल्यू इंक्लूडेड है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, कि जो लॉ में जो पैरा 2 में ऑफ द नोटिफिकेशन 11/2017 में जो पैरा 2 में उन्होंने एक डीम्ड प्रोविजन दिया है फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड, क्या वो चीज एप्लीकेबल है या दैट इज अल्ट्रा वायर्स और इट हैज टू बी स्ट्रक डाउन और टू बी रेड डाउन। ये एक नया उन्होंने एक नया कंफ्यूजन क्रिएट किया है, एंड इस तरह से हम ये 10 साल की चीज फ्रॉम 2012 टू 2022 की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेमिनार। सो आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर दिस। टू स्टार्ट विथ which I said कि सबसे पहला in the year of September 2016 there was an amendment in the Constitution of India through which there was introduction of a new definition, that is you can see clause 26A of article 366 and clause 12A of this same article. The definition of services say means anything, services means anything other than goods. गुड्स का डेफिनेशन पहले से था कॉन्स्टिट्यूशन में, विच सेज गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। इट मींस आप अगर इसका मतलब निकालेंगे कि इट मींस ऑल द मूवेबल थिंग। देन सर्विसेज का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। The definition of goods and services tax was introduced, which says goods and services tax means any tax on supply of goods or services or both, except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. तो ये this was the main area of amendment. सर मैं ये सब चीजों को लेते हुए चल रहा हूँ just because we have students with us also. Maybe members are all
learned and or aware of these things because ये सारे चीजें तो पता ही होगा. But because we have students with us also, I'll just quickly go through these things. कि this is important to understand that why this area is so complicated, why there are so many disputes in this area. So kindly bear with that. तो आज ये वाला amendment लाया गया in Constitution of India through which they got the power कि हाँ, when there is a transaction which involves supply of both the components, that is goods and or services or both, then also there can be a tax which can be made applicable on it. And after that ये September 2016 में Constitution पे amendment किया गया, and followed by that उसके बाद जो GST bill बना, CGST and all the state GST bills, उसके अंदर में इसके accordingly फिर definitions insert किए गए जिसके थ्रू उन्होंने इस article से power दिया. Wherein आज जो section 2 of the CGST Act है, it includes clause 52 which defines goods means every kind of movable property and various other things. So prima facie it says every kind of movable property. And clause 102 says services means anything other than goods. तो सर ये क्या चीज है? Goods means every kind of movable, ठीक है? And services means anything other than goods. तो सर immovable property भी आ गया फिर तो services के अंदर. क्या immovable property के ऊपर भी अब GST applicable हो सकता है by saying that ये तो service है, क्योंकि goods के अलावा सभी चीजों के ऊपर तो उन्होंने services define कर दिया. तो अब वो चीज भी हम आगे देखेंगे कि कहीं पर क्या उस इमोवल प्रॉपर्टी को भी एक्सक्लूड किया गया है या वो इमोवल प्रॉपर्टी के ऊपर भी अब जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है बाय डीमिंग इट टू बी अ सर्विस एज डिफाइंड इन क्लॉज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. तो सबसे पहले आज डेफिनेशंस के बाद वी नीड टू सी कि जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है. जैसा हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ. तो सबसे पहले टू बी टैक्सेबल कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगना है सो इट देयर शुड बी अ सप्लाई. एंड व्हाट इज सप्लाई? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट व्हिच सेज subsection 1 says for the purpose of this act the expression supply includes clause A all form of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course of furtherance of business. So what are the essential things? The supply includes, that is an open and inclusive definition which says all forms of supply of goods or services or both such as matlab this is an illustrative list, not exhaustive, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. So ये सारे जितने भी characteristics है, अगर ये characteristics आपके transaction में fulfill होते हैं तो that case that transaction can be called as supply. Then there are more 3 sub clauses which are not relevant right now. Then subsection 1A. अब ये तो हो गया कि सर सप्लाई हो गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन है whether is supply of goods or services or both जिसमें अगर ये कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व है which is agreed, which is made or agreed to be made. Agreed to be made मतलब अगर कोई फ्यूचर में भी होने वाला है that is also supply which is for a consideration by a person. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है in the course of furtherance of business so that is supply. उसके बाद subsection 1A of section 7 says where certain activities or transaction constitute supply in accordance with the provision of subsection 1, then they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जो इस सबसेक्शन 1 में अगर वो सप्लाई का डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है एंड इफ देयर इज अ कंफ्यूजन बिकॉज़ देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने कहा कि पहले कई सारे ट्रांजैक्शंस में कंफ्यूजन थे, इट इन्वॉल्व डबल टैक्सेशन लाइक कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. इस तरह के n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वेयर देयर वाज ऑलवेज कंफ्यूजन कि वेदर देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है व्हिच इज प्राइमा फेसी अ सप्लाई एज पर अबव सबसेक्शन 1, देन whether it is supply of goods or supply of services that has been listed down in a schedule, that is schedule number 2. तो शेड्यूल नंबर 2 में हमको देखना पड़ेगा अगर हमारा ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में कवर करता है तो इट इज all deemed over there कि whether it is supply of goods or services. And there is then subsection 2 which says कि notwithstanding anything contained in subsection 1,
Activities or transactions specified in subsection schedule 3 shall be treated neither supply of goods or nor supply of services. तो क्या हुआ सर, सबसे पहले ये सप्लाई अगर है तो वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो हमारे शेड्यूल 2 में एक लिस्ट है जिसमें हम उसमें क्लियर कर सकते हैं. एंड एक शेड्यूल 3 है विच सेज विच लिस्ट गिवन लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कि अगर आपका ये कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर्ड है, दीज आर द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो वो क्या हुआ, बेसिकली दैट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. तो आज ये रियल एस्टेट के ऊपर जैसा हमने कहा कि गुड्स तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद अगर कोई भी चीज अदर देन गुड्स एंड दैट इज सर्विस, तो अब इसके ऊपर हमारी ट्रांजैक्शन तो सप्लाई के अंदर फॉल कर जा रही है. अब वो सर्विस है या उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए हम अपना शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 हमको रिफर करना पड़ेगा. शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 इज द पार्ट ऑफ द जीएसटी एक्ट. तो इस शेड्यूल 2 में दिस शेड्यूल 2 हैज लिस्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस, जिसमें शेड्यूल 2 के अंदर है क्लॉज 5 सब क्लॉज बी which says construction of a complex building, civil structure or a part thereof including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire construction has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier. And ये competent authority के list of competent authorities defined है, which can be an architect, a chartered engineer or a licensed surveyor. So ये schedule 2 में clause 5 सब clause B में उन्होंने कहा है कि where there is any construction service, construction of a civil structure, building complex which is intended for sale to a buyer, in that case that is deemed to a supply of service. तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, एंड अगर उसमें आपका जो सप्लाई है that has happened before issuance of completion certificate or first occupation या उसके भी आपको कोई भी एडवांस अगर पहले मिल चुका है, then that is covered under schedule 2 as supply of service. And there is an entry of clause number 5 in schedule 3. What is schedule 3? Which is non-taxable supply, neither supply of goods nor the supply of services. And this clause 5 says कि where there is a sale of land and subject to clause 5B of schedule 2 sale of building. क्या हुआ ये मतलब सर, अब ये चीज यहाँ पर क्लियर हुआ जिसको मैं इतना एम्फोसिस दे रहा था कि अगर कोई भी इमोल प्रॉपर्टी अगर मेरा सेल हो रहा है एंड वो अगर मेरे सर्विसेज के अंदर डेफिनेशन में फॉल कर जा रहा है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं सर. यहाँ पर शेड्यूल 3 में विच लिस्ट डाउन द लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसमें क्लॉज 5 में उन्होंने कैटेगरिकली मेंशन कर दिया है कि वेयर देयर इज सेल ऑफ लैंड और सब्जेक्ट टू क्लॉज 5B. अब 5B क्या था कि अगर आप बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं उसमें कोई भी एरिया, आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन अगर कुछ भी आप सेल कर रहे हैं रेसिडेंशियल या कमर्शियल, देन दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. बट अगर आप कंप्लीशन के बाद अगर सेल कर रहे हैं तो दैट बिकम्स एन इमोल प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ बिल्डिंग विच विल फॉल अंडर क्लॉज 5 ऑफ शेड्यूल 3. ये चीज क्लियर हुआ सर. ये शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंदर ये दोनों क्लॉज 5 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए आज ये डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले अगर कोई भी सेल है तो दैट फॉल्स अंडर शेड्यूल 2, एंड अगर हमारा कंप्लीशन के बाद अगर कोई भी सेल है दैट फॉल्स अंडर शेड्यूल 3 बिकॉज दैट इज एन इमोल प्रॉपर्टी एंड इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता बिकॉज दैट बिकम्स अंडर सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता. And GST is applicable only in the case of supply of movable, that is supply of goods which should be movable, and services which does not include any immovable property. So I hope we are all clear on this part. So moving ahead. अब सर ये तो GST लॉ का कंसेप्ट क्लियर है कि GST 1 जुलाई 2017 से जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय ये सारे डेफिनेशंस एंड सब चीजों के साथ उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि अब इसके ऊपर इजीली ये एक सिंगल टैक्स लग सकता है जिसके ऊपर एक सिंगल रेट एप्लीकेबल रहेगा along with all the input tax credit. क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पहले देयर वाज सर्विस टैक्स एंड वैट. सर्विस टैक्स में अबेटमेंट था विद द रेस्ट्रिक्शन कि आपको सिर्फ कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का सेनवैट मिल सकता था, एंड वैट में एक कंपोजिशन कांसेप्ट होता था विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट. 1 July 2017 से there was a happy moment, happy time for all this real estate because उसके बाद एक सिंगल रेट एप्लीकेबल हुआ
that is rate of 18%, deeming 1/3 the value of land, तो इफेक्टिव रेट होता था 12%। कि 1 जुलाई 2017 से अब एक सिंगल रेट जीएसटी एप्लीकेबल हुआ ऑन रियल एस्टेट, दैट इज एनी सेल ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया। आपका जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 12% with eligibility of all the input tax credit, be it goods और सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। कोई भी चीज अगर आप एज अ बिल्डर आप परचेज कर रहे हैं, आपको सब चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड था for seamless flow of credit, which was a prima facie intention and requirement of this law, which has now been completely defeated and done away with. But उस समय इसी कंसेप्ट के साथ ये लाया गया था कि आप 12% दीजिए और सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। बट इसके साथ बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज had an impression कि this real estate sector has always been taking very undue advantages and has been playing with law, तो इसके साथ उन्होंने एक और कंसेप्ट जीएसटी के अंदर लाया, वो है कंसेप्ट ऑफ एंटी प्रॉफिट रेट। कि क्योंकि आज 1 जुलाई 17 से पहले तक एक रियल एस्टेट पे टैक्स इफेक्टिव रेट होता था सिर्फ 5%, बिकॉज सर्विस टैक्स अगर हम अबेटमेंट के बाद देखते थे तो इट वाज अराउंड 4.5 to 5%, एंड ये सडनली 1 जुलाई 17 के बाद वो होने वाला था 12%। तो आज बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे कि मैंने कोई भी प्रॉपर्टी से अगर 50 लाख में खरीदा है, आज तक मेरा उस पर सर्विस टैक्स लग रहा था 5%, and suddenly जुलाई 17 के बाद मैं जो भी दूंगा that will be 12%, there is sudden increase of 7%। but गवर्नमेंट ने उसने क्लैरिफाई कर दिया था, there was various set of rules along with it, कि आपका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें आपके जितने भी आपका 1 ईयर के अंदर में एक ट्रांजिशन प्रोविजन था, आप क्या क्या चीजों का बैक डेटेड के भी इनवॉइसेस का आप सबका इनपुट क्लेम कर सकते थे, एंड इसका आपको बेनिफिट एक बायर के ऊपर पास ऑन करना पड़ेगा ताकि आपका इफेक्टिवली उसके ऊपर कोई भी टैक्स बर्डन एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। आपका वो जो 5% वो जो दे रहा था एज अ सर्विस टैक्स, इफेक्टिवली जीएसटी का भी वही 5% का ही एलिमेंट उनके ऊपर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1 जुलाई 17 से बिल्डर सारे इनपुट टैक्स रेट क्लेम करने लगे एंड वो अपना वो 7% का वो अपना प्रॉफिट कमा के बायर के ऊपर एक्स्ट्रा 7% का बर्डन डाल दे। उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एंटी प्रॉफिटिंग का, कि अगर कोई भी ऐसा कोई केस होता है वेयर द बायर बिल्डर इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज एंड नॉट पासिंग द बेनिफिट टू द बायर, तो उसका केस वाज sent to the anti profiteering authority which was subject to verification कि इस टाइप का वो कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं क्या। एंड इस तरह से मे बी से बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू और बायर पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के कई सारे डिस्प्यूट्स पे टाइम एंड अगेन आज भी अगर आप डीजीएपी डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग का अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस, 70% ऑफ केसेस आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर ओनली, जिसमें सारे रियल एस्टेट के ऊपर ही केसेस हो रहे हैं कि ये एंटी प्रॉफिटरिंग कर रहे थे, उसका लॉ का एडवांटेज लेके अपना वो बेनिफिट बिल्डर्स अपना बायर्स को पास ऑन नहीं कर रहे थे। बट अब ये इंप्रेशन के साथ जब चीजें चलने लगी तो गवर्नमेंट का एक टाइम एंड अगेन डिस्कशन होने लगा कि ये रियल एस्टेट सेक्टर में ये 12% का रेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एंड बायर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उनका ये एक इंप्रेशन बनने लगा था बिकॉज दिस गवर्नमेंट हैड कम, the current BJP government had come with a concept with the principle of हर घर योजना, जिसमें they wanted to give houses to all the middle class and the lower income group। तो उनको लगने लगा कि ये शायद इस हमारा जो मिशन है इस मिशन को डिफीट कर देगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन जीएसटी एंड द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस बाय द बिल्डर। तो टाइम एंड अगेन ये डिस्कशन चलता रहा एंड देन February 2019 में जो 33rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी उसमें दे इंट्रोड्यूस्ड अ कांसेप्ट कि दिस एंटायर 12% रेट वाला जो सिस्टम है दिस विल बी डन अवे with a single rate say 1% and 5% with a logic that there will be no input tax credit, there will be single rate, आप उसको composition rate भी बोल सकते हैं, एंड जिसका उन्होंने एक अपना रीजन दिया कि वी हैव कम विद अ विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, तो हमको अपना जीएसटी का रेट कम करके बायर्स को बेनिफिट देना है, तो वी विल बी कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ न्यू रेट्स। And in 34 GST council meeting held on 19th of March 2019, they introduced all the mechanisms with all the modalities कि किस तरह से ये mechanism वर्क करेगा, किस तरह से ये हम चार्ज करेंगे, कैसा इसका ट्रांजिशन होगा, कब से ये एप्लीकेबल होगा, and to introduce this all the new mechanism from 1st of April 2019, they came up with 8 different notifications dated 29th of March 2019, एंड वो उस नोटिफिकेशंस के थ्रू उन्होंने लॉ में कई सारे एरियाज में उन्होंने चेंजेस किया। इन द रेट नोटिफिकेशन 11 by 2017, रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन 13 by 2017,
exemption notification 12/2017, valuation mechanism, time of supply, एंड इस तरह के कई सारे 1/2017 जिसमें गुड्स का रेट है, इस तरह के कई सारे नोटिफिकेशंस को उन्होंने अमेंड किया सो दैट दे कैन इंट्रोड्यूस दिस ह्यूमंगस मैकेनिज्म, जिसमें वो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर में जो कंसेप्ट 12% विद इनपुट टैक्स रेट का चल रहा था, टू ट्रांजिशन इट टू अ कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट। अब वो कंप्लीटली न्यू बोल लीजिए या मोर ड्रकोनियन देन द अर्लियर सर्विस टैक्स कंसेप्ट, कि सीधा एक कॉम्पोजिशन रेट विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर अगर हम अभी ये बोलते कि विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट था तब तक तो फिर भी ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने और भी इतने सारे उन्होंने कंडीशंस इंसर्ट किया इसके अंदर टू एंश्योर कि किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट, कोई भी बिल्डर किसी भी प्रकार का बेनिफिट ना ले सके, टू स्टॉप देम फ्रॉम एवरी पॉइंट एवरी साइड। उन्होंने कई तरह के ऐसा कंडीशंस इंसर्ट किए and they have made the thing so complicated, which we'll be going through in our further slides. Sir, there is some disturbance in the background. I think someone's screen is on unmute. I think रवि जी का स्क्रीन है क्या? रवि जी शायद आपका अनम्यूट है, रवि अग्रवाल जी। काइंडली अगर म्यूट कर सकेंगे। Yes, Manish, I have seen your query. Please cover the sale of plot. I will be coming to that also in our further slides. रवि जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। Thank you so much. So, सिद्धार्थ जी, वैसे हमारे पास अभी डू हैव एनी डेटा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर? I think Siddharth ji. So students, whoever is there, I hope you are all going through and getting through the discussion, and if there is any confusion, please let me know in the question answers or the chat section, so that if I need to go slow or if there is anything needs to be discussed in detail, please let me know. Thank you. So going ahead, ये था रोड मैप कि इस तरह से ये पहले सर्विस टैक्स के बाद एक वैट का नया कंसेप्ट, उसके बाद फिर जीएसटी आया, जीएसटी में एक नया रेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड अगेन इन 2019 अगेन अ न्यू कंसेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन रेट विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या है ये नया कंसेप्ट? These are the actually 8 rates, 8 notifications, that is notification number 3/2019, 4, 5, 6, 7 and 8/2019. All are dated 29th of March 2019. जिसमें the main notification is this notification 3/2019, wherein they have amended the rate notification of service, that is 11/2017, and this notification runs to n number of pages, जिसमें उन्होंने कई सारे अलग अलग क्लॉजेस इंसर्ट किया है उस टेबल में, टेबल नंबर 2 में, जिसमें उन्होंने कई सारे क्लॉजेस इंसर्ट करके अलग अलग रेट स्पेसिफाई किया है, जिसको हम अपने आगे के स्लाइड्स में उसको समराइज करेंगे। एंड वेरियस कंसेप्ट्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, लाइक द कंसेप्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल रियल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, then GST rate different for commercial in case of real estate, different in residential real estate। फिर उन्होंने आगे रिवर्स चार्ज कंसेप्ट एक नया इंट्रोड्यूस किया इन द केस ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फिर उसके ऊपर उसका टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, उस पे एग्जेम्पशन, इस तरह के कई सारे अमेंडमेंट्स किया इन्होंने थ्रू दिस ऑल द 8 नोटिफिकेशंस। एंड ये सारे नोटिफिकेशंस हमें अभी देखने की दरकार नहीं है, हम आगे के स्लाइड्स में सबका जो इंपॉर्टेंट एरियाज है इसका जो समरी हम इसको डिस्कशन करते हुए चलें। सो क्या था ये नया रेट, न्यू रेट फॉर द कंस्ट्रक्शन? As you can see in the slide in orange, there are 2 different types of
प्रोजेक्ट, दैट इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलेंगे RREP, एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच इज REP. This was a completely new concept introduced in this mechanism from 1st of April 2019. इसके पहले सर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था. जीएसटी में भी कभी भी ऐसा, अब अगर जीएसटी का डेफिनेशन, जीएसटी का एक्ट में, रूल्स में आप आज भी जाएंगे तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. बट इस 3/2019 के थ्रू जो नोटिफिकेशन, रेट नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट किया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर में सारे डेफिनेशंस हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे. तो एक्चुअली क्या है ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तो डेफिनेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द रेरा एक्ट, कि रेरा एक्ट में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो दैट इज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. एंड अगर वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इफ द एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट मींस, अगर टोटल जो कारपेट एरिया है उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, उसमें से कमर्शियल एरिया का अगर कारपेट एरिया is up to 15%, means less than 15% और up to 15% of the total carpet area, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. आई होप इट इज क्लियर कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एंड अगर उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर कमर्शियल एरिया इज लेस देन 50 अप टू 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया. कारपेट एरिया में हम यहाँ पर बात करेंगे. आप एक चीज ध्यान रखिएगा सर, हमारे आगे के सारे डिस्कशंस में एवरीवेयर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया. एवरीवेयर वेरेवर वी विल डिस्कस, सब जगह पर अब इन्होंने एक चीज सिंपल कर दिया है, एक ही लाइन पे डिस्कशन होगा, वो है कारपेट एरिया. ठीक है, तो वो कारपेट एरिया का, टोटल प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया का अगर अप टू 15% है कमर्शियल अपार्टमेंट, तो इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट? ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो जीएसटी रेट, पहला बात तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए 7.5% है. अगर उस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में भी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, मतलब लो कॉस्ट हाउसिंग, उसका भी डेफिनेशन हम देखेंगे. अगर वो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो जीएसटी रेट है 1.5%. नॉर्मल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 7.5%. एंड उसमें कमर्शियल अपार्टमेंट में भी जीएसटी रेट है 7.5%, मतलब सेम टू द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट. एंड अगर वो एक नॉर्मल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, मतलब उसमें अगर कमर्शियल एरिया का कारपेट एरिया इज मोर देन 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया, मतलब से इट इज 20%, 25%, 50% और 100%, पूरा प्रोजेक्ट ही कमर्शियल है, तो इन दैट केस में कमर्शियल अपार्टमेंट में जीएसटी रेट इज 18%. एंड अगर उसमें कोई भी पार्ट अगर रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल में अगेन अफोर्डेबल के लिए 1.5% और रेसिडेंशियल के लिए 7.5%. तो सर ये इतना डिफरेंस क्यों है सर? रेसिडेंशियल में RREP में सर कमर्शियल में 7.5% और REP में कमर्शियल में 18%, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इसमें क्यों डिफरेंस का रीजन ये है कि इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जहां 18% रेट है, वहां पर कमर्शियल अपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में एक बेनिफिट दिया गया है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट. अरे वाह, अभी तक तो हम सुन रहे थे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा वेव ऑफ कर दिया गया. नहीं सर, रेसिडेंशियल में वेव ऑफ किया गया है, बट कमर्शियल में आज भी वो जीएसटी रेट इज 18% जो पहले था, एंड वो कमर्शियल में 18% के अगेंस्ट में आज भी बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड. बट अगर वो कमर्शियल इज ए पार्ट ऑफ RREP, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो उस केस में उसका कमर्शियल में भी वही सेम जीएसटी रेट लगेगा एज रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, दैट इज 7.5% विथ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो सर अभी तक तो आप बोल रहे थे कि 1%, 5%, यहाँ पर 1.5%, 7.5%, कंफ्यूजन है ना इस चीज का? तो ये क्यों है? क्यों? बिकॉज ये जो जीएसटी रेट है दैट इज 1.5% और 7.5% ऑन द सेल वैल्यू. दैट इज आप जो अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं, से सपोज 50 लाख, वो 50 लाख में आप जो बिल्डर से परचेज कर रहे हो, उस टोटल वैल्यू के ऊपर पे वो 7.5% या 1.5% जीएसटी रेट लगाएगा. बट इफ यू आर अवेयर और नॉट, कभी भी आप जब भी एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, कमर्शियल या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, तो उसके साथ आपको एक प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड मिलता है. फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, से एक एकड़ एरिया में अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें 100 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बोथ, तो अगर वो एक एकड़ एरिया में अगर 100 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और आप उसमें से अगर एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आपको सिर्फ वो अपना अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, उस अपार्टमेंट के साथ वो एक एकड़ एरिया का 1/100 पोर्शन, दैट इज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी मिल रहा है. मतलब अगर आप 50 लाख रुपीस में अगर आप वो यूनिट खरीद रहे हैं, तो उस यूनिट में आपको वो यूनिट एरिया के साथ में एक प्रोपोर्शनेट 1/100 एरिया ऑफ दैट लैंड भी मिलता है. तो सर अभी हमने शेड्यूल 3 में क्या पढ़ा था
कि देयर इज सेल ऑफ लैंड, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लग नहीं सकता। तो अगर आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं कमर्शियल और रेसिडेंशियल, एंड अगर उसके साथ में आपको लैंड भी मिल रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी लग सकता है? नहीं, वहां पर द लॉ डज नॉट हैव पावर टू टैक्स जीएसटी ऑन द सेल ऑफ लैंड। तो उसमें उन्होंने एक डीमिंग प्रोविजन लाया कि वैल्यूएशन पर्पस के लिए जो भी प्राइस में आप खरीद रहे हो उस अपार्टमेंट को, इट विल बी डीम्ड कि उसका 1/3 वैल्यू इज द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन दैट एरिया। कि अगर आप 50 लाख में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो उसमें 1/3 प्राइस जो है, से सपोज 16 लाख या 17 लाख इज द वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ लैंड कमिंग along with that property to you। तो आपका जो जीएसटी लगेगा that will be charged only on that 2/3 portion of the sale। मतलब वो 50 लाख का 2/3 वैल्यू के ऊपर ही आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 1.5% और 7.5% और 18%। तो इफेक्टिवली हम इजी वे में बात करने के लिए, अगर हम उसको 2/3 वैल्यू करने की जगह अगर हम 100% वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, तो इफेक्टिवली रेट कम्स टू 1% और 5% और 12%। तो इसीलिए आज ही अगर हम कहीं भी 1.5 बोल रहे हैं, तो दैट इज ऑन द 2/3 वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड अगर हम 1% की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑन एंटायर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसी लैंड के वैल्यूएशन पे जो डिस्प्यूट है कि दैट इज डीम्ड टू बी द 1/3 वैल्यू ऑफ द एंटायर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उस पे गुजरात हाईकोर्ट ने, जो मैंने कहा 6 मई 2022 में उन्होंने एक जजमेंट दिया कि क्या ये डीमिंग प्रोविजन डीम टू बी 2/3 वैल्यू ऑफ लैंड, क्या ये सही है? अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड है, क्या मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो क्या मैं एक्चुअल के हिसाब से जीएसटी लगा सकता हूँ एट 1.5 और 7.5 और 18%, या आई एम बाउंड बाय दैट डीमिंग प्रोविजन ऑफ 1/3 वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये है जीएसटी रेट्स विच इज एप्लीकेबल। एंड इसके साथ जो हमने कहा कि ये कई सारे नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, ये सारा डेफिनेशंस इन्होंने इंसर्ट किया है थ्रू दिस नोटिफिकेशन 3/2019 ओनली, अंडर दिस रेट नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस दैट इज 11/2017, जिसमें अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट क्या है? अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मींस कोई भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, एक प्रोजेक्ट का कोई भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट जिसका कारपेट एरिया, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो should not exceed 60 square meter which runs to around 645 square feet, and अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, तो it should be up to 90 square meter that comes to around 968 square feet। तो आपका कारपेट एरिया should be up to 60 square meter or 90 square meter as per your area, and the gross amount charge should not be more than 45 lakhs। वो दोनों सिटीज के लिए सेम है, दैट इज 45 लाख। तो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट क्या हुआ? कोई भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट जिसका कारपेट एरिया इज अप टू 60 और 90 स्क्वायर मीटर, एंड द ग्रॉस अमाउंट चार्ज शुड नॉट बी मोर देन 45 लाख रुपीस। एंड ग्रॉस अमाउंट चार्ज मतलब क्या हुआ सर? ग्रॉस अमाउंट चार्ज मतलब जितना भी टाइप ऑफ चार्जेस आपसे वो बिल्डर ले रहा है, से अगर आपका जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस के साथ जो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड आपको मिल रहा है जो उसमें इंक्लूडेड है, और उसके साथ कोई भी अलग चार्जेस है, फॉर एग्जांपल पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, इस टाइप के कोई भी अगर एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे ले रहा है, कोई भी दूसरे चार्जेस, तो वो सारे चार्जेस अगर ऐड करके वो 45 लाख का वैल्यू आपको कंसिडर करना है। और वो तब भी अगर 45 लाख के अंदर आता है एंड आपका वो एरिया कभी क्वालिफाई करता है, तो उस केस में दैट विल बी एन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, एंड उसके ऊपर जीएसटी रेट क्या रहेगा? 1.5% और इफेक्टिवली 1%। सॉरी। सो ये था डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। एंड यहां पर भी अगर आप देखेंगे सर, वो 60 स्क्वायर मीटर 90 स्क्वायर मीटर कंसेप्ट इज अगेन कारपेट एरिया, एंड यहाँ पर कोई भी टोटल प्रोजेक्ट आपको देखने का दरकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में सारे अपार्टमेंट्स अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होना चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट में सपोज अगर उसमें 100 यूनिट्स हैं, उसमें से अगर 10 यूनिट आपके अफोर्डेबल हैं और 90 यूनिट्स आपके अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, तो इन दैट केस आपको वो 10 यूनिट पे आपका वो डिस्काउंटेड रेट लगेगा और बाकी के 90 यूनिट्स पे आपका नॉर्मल रेट लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, इस चीज पे कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मींस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, तो ये सिंगल अपार्टमेंट के ऊपर क्वालिफाई करता है। मूविंग अहेड, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेफिनेशन इन्होंने रेरा से बोरो किया है, क्लॉज ZN ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ रेरा। एंड व्हाट इज अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट?
रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मतलब जिसमें कारपेट एरिया ऑफ द कमर्शियल अपार्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ दैट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। मतलब कमर्शियल का एरिया शुड बी अप टू 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया। अगर 15% तक है तो क्या है सर, उसके ऊपर कमर्शियल के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी रेट विल बी सेम एज रेसिडेंशियल, दैट इज 7.5%। यहाँ पे सर 1.5 का कंसेप्ट नहीं है फॉर कमर्शियल, ओनली 7.5। अगर आपका मोर देन 15% है, दैट इज अदर देन अफोर्डेबल, अदर देन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सॉरी दैट इज बिकम्स अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो इन दैट केस आपका जीएसटी रेट रहेगा फॉर कमर्शियल नॉर्मल 18%, which will be effectively 12% with eligibility to CAIL or the input tax credit. अब इसमें आया डीम्ड वैल्यू ऑफ लैंड। जैसे मैंने कहा कि ये जो हम रेट पढ़ रहे थे 7.5% एंड 1.5% और 18%, उसमें पैरा 2 इन्होंने इंसर्ट किया है। और इनफैक्ट जो रेट का जो कॉलम उसमें उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ लैंड एज मेंशन इन पैरा 2 ऑफ दिस नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कैटेगरिकली कहा है, आप देखेंगे जो रेड में हाईलाइट है, सप्लाई ऑफ सर्विस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। क्यों बोलते हैं अनडिवाइडेड? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर 1 एकड़ एरिया में 100 यूनिट्स बन रहा है और आप उसमें से 1 यूनिट परचेज करते हैं, तो आपको 1/100 यूनिट विच इज नॉट डिमार्केटेड आपके पास उसमें डीम्ड है कि कल को ये कोई भी कारण से सपोज 15 इयर्स 20 इयर्स या 100 इयर्स के बाद अगर ये डेमोलिश होता है या कुछ भी अगर होगा, तो आपको उस जो लैंड का वैल्यू उसका 1/100 पोर्शन आपके हिस्से में रहेगा। अगर आगे कुछ भी कंस्ट्रक्ट होता है तो उसका प्रोपोर्शन आपके हिस्से में मिलेगा, या आगे अगर वो लैंड के बदले में कंपनसेशन मिलता है या कुछ भी होता है, तो 1/100 प्रोपोर्शनेट ऑफ द शेयर ऑफ लैंड के बदले में जो भी आपका उसमें कंसिडरेशन है वो आपको हिस्से में आएगा। So where it involves transfer of land or undivided share of land as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land as the case may be in such supply shall be deemed to be 1/3 of the total amount charged for such supply will be deemed। तो सर अब ये तो उन्होंने डीमिंग प्रोविजन डाल दिया। अब ये डीमिंग प्रोविजन अगर है वेदर इट इज ऑप्शनल और इट इज कंपलसरी, क्या मुझे कंपलसरी है कि जो भी मेरा सेल वैल्यू है उसके ऊपर ही मुझे 1/3 वैल्यू डीम करके मुझे उस पर लैंड का वैल्यू लेस करके ही जीएसटी लगाना पड़ेगा, या मेरे पास अगर लैंड का अगर अलग से वैल्यू है, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ लैंड और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, तो वहां पर हमारा कहीं ऐसा भी हो सकता है जहां हम लैंड भी परचेज कर रहा हूँ साथ में कंस्ट्रक्शन सर्विस भी अलग से ले रहे हैं, तो क्या उस केस में मैं लैंड का वैल्यू अलग कर सकता हूँ ऑन एक्चुअल बेसिस, या मुझे वहां पर भी डीमिंग प्रोविजन चलना पड़ेगा? दैट इज ऑल डिस्कस्ड इन दैट गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच विल बी कमिंग अप लेटर। सो ये सारा चीज है जो हम अभी तक से जो 7.5 को 5% कंसीडर कर रहे थे, या 1.5 को 5 या 18 को 12, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपका जो उसमें डीम्ड है कि 1/3 इज अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड, तो बाकी के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल। So what is the summary of this notification 3/2019? Sorry. So ये 3/2019 से जो उन्होंने रेट नोटिफिकेशन में अमेंड किया है, इसमें आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 4 में इसमें कई सारे क्लॉजेस हैं। There are 7 clauses, that is clause I, IA, IB, IC, ID, IE and IF। ये 7 क्लॉजेस को इंसर्ट किया है इन्होंने। क्लॉज आई को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया एंड अलग IA, IB, IC, ID, IE एंड IF का क्लॉजेस उन्होंने इंसर्ट किया, जो जिसके थ्रू ये सारा का सारा कंसेप्ट को चेंज किया गया विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019। आप उस टेबल में ऊपर देख सकते हैं 2 एरिया में डिमार्केटेड है, दैट इज ओल्ड रेट दैट इज बिफोर 1 जुलाई 2017, दैट इज फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, and new rate that is from before 1st of April 2019 and new rates with effect from 1st of April 2019। और ये न्यू रेट्स में भी जैसे हमने डिस्कस किया रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड आरईपी मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो अफोर्डेबल है तो इफेक्टिव रेट इज 1%, अदर देन अफोर्डेबल है तो 5%, एंड कमर्शियल है अगर रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तब भी उसके ऊपर जीएसटी रेट है 5%। एंड उसमें आप देखेंगे कोई भी इनपुट टैक्स रेट का बेनिफिट अलाउड नहीं है। एंड एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो इन दैट केस खाली रेसिडेंशियल के लिए ये है रेट 1% और 5% विद नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड अगर आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर आपका कोई भी कमर्शियल एरिया है तो वो फॉल करेगा क्लॉज IF के अंदर,
where the GST rate is 18%, effectively coming to 12%, with the benefit of input tax credit allowed. And अगर आपका as on 1st April 2019 कोई भी ongoing project था, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि आप 1st of April से आप न्यू रेट्स में मूव कर सकते हैं 1%, 5% में, या पुराने रेट्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं at the rate of 12% और 8% which was at that time for affordable housing. तो उस केस में उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना था बिफोर मई 2019, एक स्पेसिफाइड फॉर्म था। अगर वो फाइल कर रखे थे तो उनके लिए वो रेट जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो वही रेट एप्लीकेबल रहेगा विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो अगर आज भी ऐसा हो सकता है, आपके कोई क्लाइंट हो या कोई हो जो आपके साथ आज भी हो सकता है बोलेगा बिकॉज 2019 में कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था, से वो चालू ही हुआ था 1st of January 2019 को, या इन सपोज दिसंबर और मे बी जो भी नियर बाय में ही चालू हुआ था, एंड वो आज भी हो सकता है वो उन्होंने उस समय पुराना रेट में ऑप्ट किया और आज भी वो पुराना रेट से चल रहा है, तो वो दे आर अलाउड टू फॉलो दैट ओल्ड रेट ऑफ 12% और 8% इन द केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। एंड आज हम जब पुराने केस में अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग वाज ओनली फॉर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपको परमिशन लेकर वो अफोर्डेबल हाउसिंग अलाउड था। एट दैट टाइम देयर वाज नो सच कंसेप्ट कि आपको जस्ट वैल्यू और कारपेट एरिया के बेसिस में आपको आप अफोर्डेबल में आ सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट उस समय नहीं था। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम द 1st of April 2019 कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में अगर ऐसा कोई अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सिंपली आप उस रेट में जा सकते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द न्यू रेट। गोइंग अहेड, अब इसके साथ में क्या क्या कंडीशंस है। अब 1% और 5% जब इंट्रोड्यूस किया गया है तो 1% 5% के साथ जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक कंडीशन नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं, इसके साथ n नंबर ऑफ कंडीशंस है, एंड दिस कंडीशंस आर सो ड्रैकोनियन कि आपको भी सुनते सुनते लगने लगेगा कि सर क्या आप इलॉजिकल बात करने लगते हैं अभी, बट दिस इज द लॉ ऑफ लैंड एंड वी हैव टू फॉलो एंड अबाइड बाय दैट। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? दैट द जीएसटी एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय कैश। ये तो क्लियर है क्योंकि इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है तो कैश में तो पेमेंट होगा। बट सर ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड उसमें कमर्शियल एरिया भी है, रेसिडेंशियल एरिया है। कमर्शियल में तो इनपुट टैक्स रेट अलाउड है एंड हो सकता है कि वहां का इनपुट टैक्स रेट स्पिल ओवर हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि वहां का इनपुट टैक्स रेट क्योंकि वो एलिजिबल है तो वो स्पिल्ड ओवर इनपुट टैक्स रेट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी अगेंस्ट माय रेसिडेंशियल एरिया आल्सो, इवन दो उस पर रेट 5% और 1% है। बट नहीं सर, वो जो स्पिल्ड ओवर आपका आईटीसी और रिलेटेड टू कमर्शियल है वो आईटीसी आपको अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इफ दैट इज एलिजिबल फॉर द लेटर ऑन इफ देयर इज एनी न्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट और अदर जो भी आपके अगर कोई टैक्सेबल सर्विसेज है, बट आप उसको रेसिडेंशियल के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते। जीएसटी एज एप्लीकेबल ऑन द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एट 1% और 5% हैज टू बी पेड बाय कैश ओनली। पेड बाय कैश मींस आपका कैश लेजर से ही वो पैसा डेबिट होना चाहिए, आप क्रेडिट लेजर नहीं यूज कर सकते उसका पेमेंट करने के लिए। देन आईटीसी तो अलाउड ही नहीं है। दिस इज फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो हमें अभी डिस्कस करने का दरकार नहीं, वी हैव कम अलोंग विद। देन अब इसमें एक अगेन अ कंडीशन कि अगर आपको जब इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है तो गवर्नमेंट हैड एन इंप्रेशन कि द बिल्डर्स, द रियल एस्टेट बिल्डर्स में फाइंड आउट सम वेज कि अब तो इनपुट टैक्स रेट अलाउड ही नहीं है तो हम क्यों जीएसटी पेमेंट करके कोई भी अपना इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज करें। हम अपना परचेजेस जो भी है वी कैन लुक फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स आल्सो, ताकि हमारा वहां पर जीएसटी का एलिमेंट कॉस्ट सेव होगा। एंड दैट इज बट ऑब्वियस कि दैट दिस इज बिजनेस, देयर इज नथिंग इलीगल इन इट, क्योंकि अगर हमको कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर मिलता है जो मुझे सप्लाई कर सकता है सीमेंट, स्टील, सैंड, जो भी चीज है, तो आई कैन बाय फ्रॉम दैट बिकॉज दैट सेव्स माय कॉस्ट एज आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अगेन टू सेव दैट थिंग गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी फोरकास्टेड दैट and they have come up with a condition कि आपके जितने भी expenses against input and input services that उसके 80% of that input services of that project should be purchased from a registered supplier। मतलब आपको जितने भी एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में टोटल जो भी एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस मींस इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, यहाँ हम कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे, आपका जितना भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का एक्सपेंसेस अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट उसका 80% एक्सपेंसेस, एटलीस्ट 80% ऑफ दैट एक्सपेंसेस शुड बी मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब उस पे जीएसटी फॉर्म होना चाहिए, बी इट सीमेंट, स्टील, सैंड, स्टोन चिप्स,
और एनी टाइप ऑफ अदर एक्सपेंसेस, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस हो, 80% आपका रजिस्टर्ड सप्लायर से होना चाहिए। तो अब उसमें फिर उन्होंने एक और चीज सोचा, पता नहीं ये ऐसा रूल्स ड्राफ्ट करते समय उन्होंने किसको बैठाया था जिन्होंने ये सब आइडियाज दिया। तो हम सोचेंगे कि ठीक है, अलग अलग जीएसटी रेट्स है, फॉर एग्जांपल सैंड एंड स्टोन चिप्स में 5% है, स्टील में 18% है, ब्रिक्स में 5% है, और रेड ब्रिक्स में 12% है, एंड सीमेंट में 28% है। तो हम तो सर चाहेंगे कि ये 20% के अंदर हम जितने भी सीमेंट का कॉस्ट है दैट शुड बी मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, सो दैट हम सीमेंट का 20% हम 28% सेव कर सकें, और हम उस 20% का जो ब्रैकेट है, जो बफर है, हम उसके अंदर डालें। तो उन्होंने अगेन ये कंडीशन डाल दिया कि आपका सीमेंट का अगर कोई भी परचेज है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इवन दो आप 80% का कंडीशन फुलफिल कर रहे हो फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड बाकी 20% के अंदर अगर सीमेंट है, तब भी आपको सीमेंट का कोई भी परचेज अनरजिस्टर्ड से नहीं हो सकता। अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हो तो उसका एप्लीकेबल जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% आपको रिवर्स चार्ज में जमा करना पड़ेगा। वाह! तो इसका मतलब आप सीमेंट का तो परचेज अनरजिस्टर्ड से करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर सीमेंट का कोई भी परचेज अनरजिस्टर्ड से कर रहे हैं तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपको उसको रिवर्स चार्ज के ऊपर आपको उसका जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% जमा करना पड़ेगा। एंड अगर वो सीमेंट का इंक्लूड करने के बाद भी अगर आपको वो 20% का कोई शॉर्टफॉल है, तो उस शॉर्टफॉल के ऊपर आपको जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, इवन दो आपका वो 5% का आइटम हो, बट स्टिल आप 18% एट द रेट ऑफ रिवर्स चार्ज आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस है कि अगर आपका 80% का कोई भी शॉर्टफॉल है, आपको एट द 80% आपको जमा करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज, एंड सीमेंट का कोई भी परचेज है तो 28% आपको जमा करना पड़ेगा, इवन दो वो 80% का बफर के बाद भी है। एंड इट इज ऑब्वियस कि अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज जब ये सारे देखना है तो आपको प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट्स मेंटेन करना है। दिस इज स्पेसिफिक कंडीशन इन दिस नोटिफिकेशन कि द रियल एस्टेट बिल्डर शुड मेंटेन प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, एंड ऑल द प्रोजेक्ट मींस उसमें जितने भी आपके परचेजेस हैं, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कौन सा रजिस्टर्ड से, कौन सा अनरजिस्टर्ड से, किस पे आप जीएसटी दिए हैं, रिवर्स चार्ज में क्या दिए, सारी चीज आपको करना है। अब इन्होंने बस एक चीज का उन्होंने एक कंफर्ट दिया है कि जो अनरजिस्टर्ड का जितना भी आपका जो पेमेंट है, आपका जो भी आपका अनरजिस्टर्ड का जो 80% का अगर शॉर्टफॉल अगर हो रहा है, तो आप क्वार्टरली बेसिस में आप उसको एस्टिमेट करिए, एंड उसको आप अपना रिवर्स चार्ज अपना क्वार्टरली बेसिस में जमा कर दीजिए। बट अगर सीमेंट का कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेज है, दैट शुड बी डिपॉजिटेड इन द सेम मंथ। मतलब अगर आपका से आज अगर अप्रैल मंथ में कोई भी आपका सीमेंट परचेज है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पार्टी, तो उसका रिवर्स चार्ज का जीएसटी आपको अप्रैल महीने के 3B में ही जमा करना पड़ेगा ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। सो ये आपका जो भी आपका है सारा टैक्स जमा करना है, एंड अब क्योंकि आप पीरियोडिकली इसको क्वार्टरली या मंथली जमा करते जा रहे हैं, एंड व्हेन द प्रोजेक्ट कम्स टू कंप्लीशन, या आप साल के एंड में अपना जो भी आप अकाउंट जब आप कंप्लीट करते हैं, तो आप उसमें कोई भी शॉर्टफॉल या अगर आप एक्सेस है, तो जून मंथ फॉलोइंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर में आप अपना जो भी शॉर्टफॉल या एक्सेस का एडजस्टमेंट आप उसके अंदर कम कर सकते हैं। देन ये आप पॉइंट नंबर 11 में देख सकते हैं, देयर इज अगेन अ कंडीशन कि अगर आपका जितने भी इनएलिजिबल क्रेडिट थे, क्योंकि आप अपना रेसिडेंशियल या आप जो भी आरआरईपी में या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जिसमें आपका कंडीशन इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है, तो ये जो भी आप इनपुट टैक्स रेट अवेल नहीं कर रहे हैं, इसका आपको इनएलिजिबल आईटीसी का डिटेल आपको अपना जीएसटीआर 3B में आप देखेंगे, जो नीचे रो नंबर 4D2 के अंदर है, आईटीसी इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सॉरी, उसमें आपको अपना डिस्क्लोजर डालते रहना पड़ेगा, दैट इज फॉर डिस्क्लोजर पर। तो ये सारे कंडीशंस हैं कि आपको जब भी आपको एक 1% या 5% का स्कीम फॉलो करना है, तो आपको ये 80% प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, ये सारे चीजों का कंसेप्ट आपको पूरा फॉलो मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, एंड मेक श्योर जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ये पूरा चीजें सेटल्ड एंड क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर एक कंसेप्ट है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये लैंड ओनर डेवलपर प्रोमोटर का ये कंसेप्ट जो है, जो ये पॉइंट हम आगे एक बार जब भी हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड गोइंग अहेड विद दिस, जो हमने ये 80% वाला चीज जो हमने कहा कि आई एम श्योर कि कई लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि ये 80% वाला चीज सर उतना क्लियर नहीं हुआ, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशंस व्हिच आई हैव इंक्लूडेड। पहला आप ये वाला इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि इस टाइप का कंपोनेंट से विच विल परचेज, से सीमेंट, स्टील, सैंड, ब्रिक्स, फ्लोरिंग, जितने भी टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं आप परचेज कर रहे हैं, एंड परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर है कि नहीं है वो मैंने मेंशन किया है इन कॉलम नंबर 4।
तो कॉलम नंबर 4 में अगर आप देखेंगे कि मेरा सीमेंट का परचेज जो है दैट इज विच अकाउंट्स टू 50% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट हैज बीन मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड 85% ऑफ दोस अदर परचेजेस इज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड। तो सर मेरा तो 80% वाला स्लैब क्वालिफाई कर गया, तो क्या मुझे अब रिवर्स चार्ज पे जीएसटी देने का दरकार है? एनी आंसर सर कि मुझे क्या इसमें जीएसटी देना पड़ेगा? 80% अगर मेरा 85% का जीएसटी हमने पेमेंट कर दिया है, हमने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया है एंड ओनली 15% ऑफ द सीमेंट इज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो देना पड़ेगा। सोलोनी पांडे जी बोलती है यस सर। यस। मयंक जी ने रिप्लाई किया है मैम क्यों देना चौहान जी, पड़ेगा yes. सर जब हमने 80% का तो क्वालिफाई कर लिया कंडीशन। एनीवन? प्रदीप पांडे जी भी बोलते हैं यस सर देना पड़ेगा सर, ये तो बता रहे हैं। हाँ सर रिवर्स चार्ज में तो देना पड़ेगा, बट क्यों? बिकॉज सीमेंट के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। यस सलोनी जी पूरा कंडीशंस पूरा नोट कर रही है सारा 4th कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि आज वहां पर सीमेंट के लिए वो 80% का क्वालिफाई नहीं करता है। सीमेंट अगर आप किसी से भी रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं आपको सीमेंट पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। 100% सीमेंट, यस सही बोल रहे प्रदीप जी कि आपका सीमेंट का परचेज के ऊपर जीएसटी सफर करना चाहिए। एंड अगर आप उस पे आप 85% रजिस्टर्ड से है और सीमेंट का 15% अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं तब भी उस 15% के ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। एंड ये कब जमा करना है सर? कौन फर्स्ट रिप्लाई करता है देखते हैं। सेम मंथ, यस मयंक जी सेम मंथ राइट कि हमको सेम मंथ में ही जमा करना पड़ेगा। से अगर अप्रैल महीना का परचेज है तो अप्रैल महीने के ही 3B में जमा करना पड़ेगा। चलिए अब समझ आ रहा है कि सुन रहे हैं लोग। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अब आप इस इलस्ट्रेशन में देखिए अगेन सेम कंपोनेंट्स है, सेम सीक्वेंस है, बस परसेंटेज कंपोनेंट्स थोड़ा सा चेंज हो गया है कि नहीं, और लेकिन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। आप देखेंगे ये सारा 80 पर जितना 100% हमारा परचेज है तो उसमें से पेंट विच अकाउंट्स टू 5% एंड एल्यूमिनियम विच अकाउंट्स टू 15%, टोटल हो गया 20%। ये 20% मेरा अनरजिस्टर्ड से परचेज है, इस पे भी दे देते हैं सर। यस और नो? नो, 80% कंप्लीट। यस क्योंकि 80% आपका क्वालिफाई कर जा रहा है एंड इस बाकी के 20% पे आपका सीमेंट नहीं है, तो इसीलिए आपको अब कोई भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी देने का दरकार नहीं है। इसमें मानस जी ने कहा है इन मेकिंग बिल्डिंग इट रिक्वायर्स अप्रॉक्स 60% मटेरियल 40% लेबर इज जनरली अनरजिस्टर्ड, देन हाउ कैन अ बिल्डर फुलफिल क्लॉज ऑफ 80%? सर ये मेरा 80% में 100% में इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इंक्लूडेड है मानस जी। तो आपका अगर 40% लेबर है तो लेबर के ऊपर भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। आपको उस अगर 60% मटेरियल सपोज डीमिंग की अगर आप पूरा रजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो और 40% लेबर है जो आपका अनरजिस्टर्ड है, तो उस 40% लेबर का 20% के मतलब उस टोटल 40% का मतलब 50% आप पकड़ लीजिए, आपको अपना लेबर के ऊपर रिवर्स चार्ज में 18% जमा करना पड़ेगा सो दैट आपका वो 80% वाला चीज क्वालिफाई करेगा। आई होप ये मानस जी क्लियर है। हाँ ये हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट आप देखेंगे क्लॉज नंबर 7 में मेरे सर्विसेज कवर्ड है, हो सकता है उसमें लेबर छूट गया है तो मैं अगली बार इसको करेक्ट करूंगा, बट उसमें आर्किटेक्ट डिजाइनिंग इस तरह के लेबर कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। चलिए बट इसमें कैपिटल गुड्स नहीं रहेगा, देखिए आप इसमें कोई भी कैपिटल गुड्स नहीं, इट इंक्लूड्स ओनली इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब आप इसमें देखेंगे मेरे सारे अगेन वही कंपोनेंट्स हैं जिसमें अनरजिस्टर्ड क्या क्या है, सैंड 10%, सीमेंट 15%, आर्किटेक्ट 10%, एल्यूमिनियम 15%, टोटल कितना हुआ सर 50%। 50% रजिस्टर्ड है, 50% अनरजिस्टर्ड है। अब इसको बताइए सर कौन बताता है कि इसका हम कैसे करें? 50% रजिस्टर्ड है, 50% अनरजिस्टर्ड है, हाउ डू आई गो अहेड विद दिस? ठीक है सलोनी जी, नॉट फुलफिलिंग 80%, सो अब ये टैक्स कितना दे, बाकी खाली 30% के ऊपर दे देते हैं, 30% के ऊपर रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। अविनाश जी बोल रहे हैं आरसीएम ऑन सीमेंट फुल्ली, अगर मैं छोड़ दूं सीमेंट को तो मैं खाली आर्किटेक्ट एल्यूमिनियम और सैंड का 5% पकड़ के खाली 30% पे दे देता हूँ 18%।
यस, अविनाश जी कह रहे हैं मैंडेटरी सीमेंट पर। एग्जैक्टली नितिन जी, कि आपको पहले तो सीमेंट पे 15% पे जमा करिए, पहले बाकियों को छोड़ दीजिए। सीमेंट को 15% एलिमेंट पे पहले जीएसटी क्या रेट रहेगा, एट द रेट ऑफ 28% पहले आपको जमा करना है। अब 15% जब आप जमा कर दिए तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रजिस्टर्ड। तो 50 + 15 हो गया 65। अब 65 हो गया आपका डीम्ड कि आपका हो गया रजिस्टर्ड से। तो अब बचा कितना 80 का शॉर्टफॉल में 15। तो अब जो बैलेंस 15% बचा है उस पर आप 18% दे दीजिए। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर कि आप पहले सबसे पहले 50 तो रजिस्टर्ड है ही, फिर उसके बाद 15 के ऊपर आप दीजिए सीमेंट, 15 के ऊपर आप 28% तो हो गया 65। 65 के ऊपर बैलेंस 15% वैल्यू के ऊपर आप एट द रेट ऑफ 18% जमा कर दीजिए, तो आपका ये 80% वाला कंडीशन क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू। अब आते हैं कि नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट तो नहीं है सर, कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बट समहाउ ये जीएसटी में इसका अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जीएसटी आने के बाद अवेयरनेस अमंग डेवलपर्स, अवेयरनेस अमंग प्रोफेशनल्स एंड अवेयरनेस अमंग डिपार्टमेंट, सभी के अंदर ये अवेयरनेस ज्यादा ही बढ़ गया। बिकॉज सर्विस टैक्स के टाइम में वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस ही, हम कितने सारे डिपार्टमेंट ऑडिट से कितने सारे चीजें कराए हैं जिसमें डिपार्टमेंट को ये जॉइंट डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता। क्या होता है ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट? एज द पिक्चर ऑल्सो मेक्स इट क्लियर कि इसमें दो जन मिल के काम करते हैं। और वो कौन है दो जन? एक है लैंड ओनर और एक है बिल्डर। क्या है ये कंसेप्ट एंड व्हाई दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? दिस कंसेप्ट इज वेरी ओल्ड, एज आई मेंशन्ड इट इज मोर देन 10 years ओल्ड। कि क्या होता है कि कई आज अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी अब ये कंसेप्ट आने लग गया है कि वहां पर लैंड का वैल्यू इज वेरी हाई। आज आप अपने भी सिटी में देख सकते हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो, धनबाद हो, मथुरा हो, बनारस हो, वहां पर भी आप देखेंगे प्राइम लोकेशंस में जो पॉश एरिया है या वहाँ के प्राइम लोकेशंस है, वहां का लैंड का वैल्यू इतना हाई हो गया है कि अगर एक डेवलपर को एक प्रोजेक्ट लेके आना है तो उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे प्राइमरी एलिमेंट क्या है? लैंड। आपके पास लैंड नहीं है तो आप तो प्रोजेक्ट ला नहीं सकते। एंड उस प्रोजेक्ट को आपको लैंड परचेज करने के लिए आपका ह्यूज फंड इन्फ्यूज होता है। आज अगर आप देखेंगे कि एक एक प्रोजेक्ट, अगर से द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज से 50 करोड़, तो उसमें लैंड का वैल्यू ही 25 करोड़ हो जाता है। एंड 25 करोड़ आउटराइटली आप पहले परचेज करें एक लैंड को, 25 करोड़ इन्वेस्ट करें, इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करें, उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट को लाए। एंड आपको भी पता है कि एक लैंड परचेज करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट को फ्लोट करना मीन्स कितने सारे अथॉरिटी से, आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके रेरा एंड ऑल द अदर जुरिडिक्शन अथॉरिटी से परमिशन लेके वो प्रोजेक्ट को लाना, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद उसको सारा सेल करना। अगर वो इतना बड़ा एक टाइम गैप होता है उसके बीच में, कि आपका एक बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल लैंड में आपका फंस जाता है, विच क्रिएट्स अ बिग फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर द बिल्डर। तो उस केस में ये क्या करते हैं, वो लैंड ओनर को अप्रोच करते हैं कि आप एक काम करिए सर, आपको क्या चाहिए? जमीन के बदले में पैसा चाहिए। आज के दिन इस जमीन का वैल्यू से 25 करोड़ है, आप मेरे को बेचोगे तो 25 करोड़ में बेचोगे। मैं आपको ऑफर करता हूं कि मैं इस पे आप इस जमीन को आप अपने नाम पे रखिए, आप मेरे को इस जमीन का डेवलपमेंट राइट दीजिए, मैं इस जमीन पे प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, उस प्रोजेक्ट का मैं आपको 60% एरिया दूंगा। आपका जो प्रोजेक्ट मेरा जो कंस्ट्रक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन का टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया का 60% मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा एंड 40% मेरा होगा। तो अगर वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका 60% वैल्यू कितना हो गया? 30 करोड़। तो सर मैं आपको 25 करोड़ जमीन के बदले में मैं आपको 30 करोड़ का आपको मैं कंस्ट्रक्टेड एरिया दूंगा, आप उसको आगे सेल करिए या आप होल्ड करिए, आपको जो करना है करिए। एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द लैंड ओनर ऑल्सो एंड विन विन सिचुएशन फॉर मी एज अ रियल एस्टेट डेवलपर ऑल्सो, कि मुझे अभी इतना बड़ा फंड लगाना नहीं पड़ा, मैं अभी कंस्ट्रक्शन करूंगा। एंड कंस्ट्रक्शन आपको ही पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही उसका बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। कई सारे वो अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आते हैं जिसके साथ वो स्टार्टिंग में बुकिंग करना शुरू करते हैं एंड बुकिंग से उनके पास फंड्स आना शुरू हो जाता है, जिसके साथ वो अपना कंस्ट्रक्शन को प्रोग्रेस करते हैं आगे। तो अब इससे क्या हो गया कि सर हमारे पास फंड्स भी आ गए, हमारे को जमीन का डेवलपमेंट राइट भी मिल गया और हम प्रॉपर्टी भी सेल कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये लैंड ओनर और डेवलपर मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं विच इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये लैंड ओनर ही गिव्स अ डेवलपमेंट राइट टू द बिल्डर, कि मैं आपको जमीन का नाम, आपको मैं उसका कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा हूं बट नॉट द राइट।
आपको उसका राइट मेरे पास रहेगा अभी भी। आई विल गिव यू अ पावर ऑफ अटर्नी कि आप उसमें आप उस पर डेवलप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी अप्रूवल्स लेना आप अप्रूवल ले सकते हैं, मेरे बिहाफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप आगे इस प्रोजेक्ट में सपोज आपका जो भी 40% एरिया वो आप आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी क्यों चाहिए? क्योंकि सेल आउट करने के लिए जो भी 40% एरिया सेल करेंगे तो उसके साथ तो सर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी तो जाएगा। तो क्या वो लैंड उस डेवलपर का है आज के दिन? नहीं, वो लैंड तो उस लैंड ओनर का है। तो अगर उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया के साथ उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए उसके पास पावर होना चाहिए कि सर मैं उस लैंड को आगे सेल कर पाऊं। तो उस केस में ही गिव्स अ पावर ऑफ अटर्नी कि इसके साथ आगे जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी सेल करना पड़ेगा आप आगे सेल आउट कर सकते हैं, एंड 60% एरिया आप मेरे को वापस कर। दिस इज ऑल डिफाइंड क्लॉज बाय क्लॉज विद इन दैट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो अब सर गवर्नमेंट ने बोला कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप उसको जमीन का डेवलपमेंट राइट दे रहे हैं, बदले में आपको 60% कंस्ट्रक्टेड एरिया दे रहे हैं। दिस इंक्लूड्स 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन। तो क्या सर होगा ये ट्रांजैक्शन? अगर आप सेक्शन 7 सप्लाई का डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या आपको कुछ भी क्लॉजेस याद है? कोई भी ऐसा क्लॉज आपको लगता है जिसके अंदर में सप्लाई के अंदर कोई एक क्लॉज है जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शन फॉल कर सकता है तो बताइए सर, चैट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं। कोई भी ऐसा क्लॉज जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये उसके अंदर फॉल कर जाएगा? डीम्ड, प्रदीप जी लिखते हैं डीम्ड। सर डीम्ड तो बात क्या है, वो तो पूरा कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही है। हम बात कर रहे हैं कि वो जो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। यस, राकेश जी का सबसे पहले सही रिप्लाई है बार्टर। ट्रांजेक्शन। एग्जैक्टली, एक्सचेंज। बार्टर, बार्टर क्या होता है? एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। ये कंसेप्ट आज का नहीं है सर, ये जमाने से कंसेप्ट है। आज हम अपने हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ते थे कि देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ बार्टर, एंड यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आप मेरे को जमीन का डेवलपमेंट राइट दे रहे हो और बदले में आप मेरे से कंस्ट्रक्टेड एरिया ले रहे हो। तो हम सर ये तो बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ। गवर्नमेंट ने बोला कि पहले आप जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करोगे दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड फिर आप जो बदले में कंस्ट्रक्टेड एरिया जो डेवलपर अपना लैंड ओनर को देगा दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले आप इससे जीएसटी चार्ज करो, फिर वो उधर पे जीएसटी चार्ज करे। बार्टर ट्रांजेक्शन में दोनों साइड से जीएसटी लगेगा। देन देयर केम अक्रॉस अ बिग डिस्प्यूट कि सर जो डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर किया जा रहा है वेदर देयर इज सेल और वेदर देयर इज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि दिस इज अ राइट बीइंग ट्रांसफर्ड विच इज इन रिलेशन टू अ लैंड, कि एक लैंड का आप डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट अमाउंट्स टू सेल, दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट अमाउंट टू सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। बट इसमें अपना डीम्ड कंसेप्ट है कि सर वहां पर लैंड सेल नहीं हो रहा है, अभी खाली एक राइट ट्रांसफर हो रहा है विच अमाउंट्स टू सेल ऑफ सर्विस। तो उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो लैंड ओनर जो है वो डेवलपर से अपना डेवलपमेंट राइट के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, और जो डेवलपर जो अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया जो 60% एरिया वो लैंड ओनर को देगा उस पर वो फिर अगेन जीएसटी चार्ज करेगा। तो वो मोस्टली नलीफाई हो गया। एंड फिर अब जो लैंड ओनर के हिस्से में जो वो कंस्ट्रक्टेड एरिया आ गया वो अपना वो रखेगा थोड़ी 60% एरिया, वो उसको ऑफकोर्स आगे रीसेल करेगा। तो वो जब रीसेल करेगा तो ही हैज टू अगेन चार्ज जीएसटी at the rate of that 1% or 5% as applicable। and अब सर ये तो 1% 5% चार्ज करेगा, तो आप बोलेंगे पहले तो बिल्डर ने इससे चार्ज किया, अब वो आगे चार्ज करेगा, इस पे तो इनपुट टैक्स रेट भी अलाउड नहीं है, तो सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक है जिसके अंदर में इसको इनपुट टैक्स रेट का बेनिफिट अलाउ किया गया है विद अ कंडीशन कि आप लैंड ओनर जो आगे उसको रीसेल करेगा उसमें वो जो डेवलपर को जो जीएसटी दे रहा है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है विद a condition कि जो GST pay to the developer should be less than the GST which the landowner will collect on that sale। ये कंडीशन है कि अंडर प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, आपको उससे ज्यादा में ही सेल करना होगा, और उसके ऊपर आप जो भी जीएसटी कलेक्ट करोगे उसमें आप डेवलपर को जो आपने जीएसटी दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है कि वो कोई भी एरिया उसका अनसोल्ड रहा या वो रिटेन कर रहा है एंड वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसके बाद भी वो सेल आउट नहीं हुआ, तो इन दैट केस उस सेल आउट कंप्लीट होने के बाद तो अगर वो सेल करता है तो उसपे तो जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं, दैट बिकम्स अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। देन ऑफ कोर्स जो लैंड ओनर ने डेवलपर को जीएसटी दिया दैट बिकम्स हिज कॉस्ट। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि मेरा ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें जो 100 यूनिट्स बन रहे हैं वो 100 यूनिट्स पे मुझे जीएसटी मिलना चाहिए। कैसे कि 60% जो आपने 60 यूनिट से आपने जो डेवलपर ने लैंड ओनर को दिया वो दैट इज अ डीम्ड कंस्ट्रक्शन सर्विस जो आप डे 1 पे ही मेरे को आप दोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट करके ही आपने उसको एग्रीमेंट फॉर सेल कर लिया, तो आपको उस पे 60% में देना ही है।
प्लस जो 40% आप जो आगे बाहर सेल आउट करोगे उस पर भी आप मेरे को जीएसटी दो। तो इस तरह से जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर हुआ। तो ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा पिक्चरल प्रेजेंटेशन है कि ये कैसा वर्किंग मॉडल है। कि आप देखेंगे ये लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट, इसको टीडीआर बोलते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जो किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया बिल्डर को, बदले में बिल्डर ने कंस्ट्रक्टेड एरिया दिया लैंड ओनर को, एंड जो बैलेंस जो 50 इलस्ट्रेशन में 50% है, तो बैलेंस जो 50% है वो उसने आगे अपना इंडिपेंडेंट बायर्स और कस्टमर्स को सेल आउट। तो यहाँ पर इस तरह से जो भी डेवलपमेंट राइट पहले बिल्डर को मिला और बिल्डर ने कंस्ट्रक्टेड एरिया जो इनको दिया, दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। अब सर इसमें एक तो प्रॉब्लम आएगा, बोलिए क्या? सबसे पहला इशू ये आएगा कि सर अब इस पे नमन जी ने लिखा है कि सर ये कंसेप्ट आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से क्विकली उसको करता हूँ। ये जो पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं कि एक लैंड ओनर है, लैंड ओनर के पास लैंड है, वो लैंड ट्रांसफर किया बिल्डर को बाय ट्रांसफरिंग डेवलपमेंट राइट ऑन दैट लैंड, एंड वो बिल्डर ने उसके बदले में उनको पैसा नहीं दिया। उस पैसे उसके जगह उन्होंने जितना यूनिट, सपोज 100 यूनिट्स पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो एक एग्रीमेंट कर लिए कि उस 100 यूनिट्स का मैं 50% कंस्ट्रक्टेड एरिया आपको दे दूं, कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा उसमें 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 50 यूनिट्स हो गया आपको बदले में, लैंड के बदले में आपको दे दूंगा, एंड 50 यूनिट्स मैं सेल आउट करके मैं अपना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रिकवर कर लूंगा अलॉन्ग विद प्रॉफिट। तो अब ये जो लैंड ओनर ने डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट राइट दिया पहले बिल्डर को, और बिल्डर ने बदले में जो 50% कंस्ट्रक्टेड एरिया दिया, वो दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है एज बार्टर ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद जब बार्टर ट्रांजेक्शन होता है, तो अब बार्टर ट्रांजेक्शन में सर कंसिडरेशन का मूवमेंट है क्या? कैश का कोई मूवमेंट है वहां पर? कोई भी अमाउंट बैंक या कैश में फ्लो कर रहा है? नहीं। यहाँ पर तो सारा चीज बार्टर तो कंसेप्ट ही वही है, एक हाथ से गुड्स मिलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से भी गुड्स या सर्विसेज जो भी मिलता है। तो अब आप उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो इसका वैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने अपना एक वैल्यूएशन प्रोविजन बाय इंसर्टिंग पैरा नंबर 2A टू दिस 11/2017, उन्होंने पैरा 2A इंसर्ट किया, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो ऑरेंज के अंदर है, इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर है, कि आप जो बिल्डर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो लैंड ओनर को ट्रांसफर कर रहा है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज वो 50 यूनिट्स जो उसको ट्रांसफर कर रहा है, एंड जो 50 यूनिट्स अपना जो वो आउटसाइड सेल कर रहा है, तो आउटसाइड जो वो पहला यूनिट एक अनरिलेटेड पार्टी को सेल करेगा, वो जो अनरिलेटेड पार्टी का जो पहला यूनिट को सेल करेगा, वो जो रेट है, दैट रेट शैल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दैट 50 यूनिट्स जो लैंड ओनर के हिस्से का है। तो क्या हुआ सर, अगर मैंने पहला यूनिट अपने जो बिल्डर जो अपने हिस्से का 50 यूनिट था, उसमें से जो पहला यूनिट अगर एक अनरिलेटेड पार्टी को जो वो सेल कर रहा है, से फॉर 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज हमारा वैल्यू को हम एक बेंचमार्क पकड़ के, एक स्टिक पकड़ के हम उस 50 यूनिट्स का वैल्यू निकालेंगे कि 10 लाख के हिसाब से वो 50 यूनिट्स का वैल्यू हो गया 5 करोड़ रुपीज। तो हमने जो बिल्डर ने जो लैंड ओनर को 50 यूनिट्स ट्रांसफर किया, उसका वैल्यू हो गया 5 करोड़ रुपीज। अब सर आप बोलेंगे हमने जो 50 यूनिट्स वहां पे जो हमने जो पहला लैंड ओनर बिल्डर ने जो पहला यूनिट सेल किया, उसमें तो प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ लैंड भी है, तो लैंड का वैल्यू क्यों पकड़ें? क्योंकि हम तो जो एज अ बिल्डर हम तो जो लैंड ओनर को दे रहे हैं, क्या हम उसको लैंड भी ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? एज अ बिल्डर क्या हम लैंड ओनर को लैंड भी दे रहे हैं अपना उस 50 यूनिट्स के साथ? नो, क्योंकि लैंड तो सर उसका खुद का ही है, हम तो खाली उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं कि हम उसको वो कंस्ट्रक्शन करके वो 50 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। यू कैन से कि वी आर ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर हिम। तो हम जो 50 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है? 5 करोड़ लेस द वैल्यू ऑफ लैंड। तो डीम्ड वैल्यू ऑफ लैंड आप पकड़ सकते हैं, या अगर आपके पास वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अवेलेबल है, तो आज के दिन क्या हम वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर सीधा चार्ज कर सकते हैं जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, या हम जो वैल्यू पकड़े हैं 50 करोड़ उसमें से 1/3 वैल्यू माइनस करके से दैट कम्स अराउंड से 34 करोड़ है जो भी है, उसके ऊपर हम उससे जीएसटी चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 7.5%। एंड फिर आगे इस 50 यूनिट्स को जब लैंड ओनर आगे सेल करेगा, से वो आगे इंडिविजुअल यूनिट्स को वही 10 लाख में, 11 लाख में या 15 लाख में जो भी रेट में ट्रांसफर करेगा, तो उसी तरह से वो फिर अपने बायर से जीएसटी चार्ज करेगा, एंड ये जो हमको जो बिल्डर को जो जीएसटी दिया था उसका वो इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर लेगा। अब सर ये तो हो गया जो बिल्डर ने दिया उसको कंस्ट्रक्टेड एरिया। सर
So in Yes. that case, landowner should also be get registration under GST. बिल्कुल सर, लैंड ओनर को बिल्कुल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लैंड ओनर कुछ भी सेल करेगा आज के दिन तो 20 लाख से नीचे की तो कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो लैंड ओनर Yes. को बिल्कुल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके ही उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने सारे कंप्लायंसेस। तो ये तो हो गया सर लैंड ओनर का पार्ट, कि बिल्डर ने उसको कंस्ट्रक्टेड एरिया दिया, जीएसटी चार्ज कर दिया। और यहाँ से जो डेवलपमेंट राइट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है उस पर कैसे जीएसटी निकलेगा, उसका भी कोई वैल्यू होगा सर। अब अगर बार्टर ट्रांजेक्शन है, बार्टर में तो सर दोनों का तो वैल्यू सेम ही रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि सर आप मेरे को पानी दोगे मैं बदले में सोना दूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो हमेशा सोने के बदले में सोना ही मिलेगा या उसके बदले में इक्वल वैल्यू का ही कुछ सामान मिलेगा। सो डीमिंग दैट बिकॉज दिस इज अ बार्टर ट्रांजेक्शन, तो वो डेवलपमेंट राइट का भी वैल्यू ऑफ सेम वही अगेन 5 करोड़ रुपीस हो गया। 5 करोड़ रुपीस लेस द वैल्यू ऑफ लैंड। तो 5 उसको लेस करने के बाद से सपोज 3.4 करोड़ हो गया द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट राइट बीइंग ट्रांसफर्ड टू द बिल्डर। अब उस पे जीएसटी चार्ज करना होगा लैंड ओनर को, एंड उसके बाद जीएसटी रेट क्या है, टीडीआर का जीएसटी रेट स्पेसिफिकली इंसर्ट कर दिया गया शेड्यूल में, विच इज 18%। तो डेवलपमेंट राइट पे लैंड ओनर एट द रेट ऑफ 18% बिल्डर से चार्ज करेगा। अब यहाँ पर सर एक बहुत बड़ा एक था, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट कर लिया था कि बिल्डर तो ऑलरेडी आगे जीएसटी चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 1%, 5% अपना सेल पे, जिसपे उसको इनपुट टैक्स रेट अलाउड भी नहीं है। अब अगर वो डेवलपमेंट राइट पे इतना बड़ा अगर जीएसटी देगा तो वो इनपुट टैक्स रेट मिलेगा नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा सर, बिल्डर अपने घर से तो कभी देगा नहीं, वो प्रॉपर्टी का रेट को इंक्रीज करेगा। तो उसमें इन्होंने एक एग्जेम्पशन लाया कि जो बिल्डर आगे जो सेल कर रहा है, जो बिल्डर आगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए अगर वो डेवलपमेंट राइट ले रहा है, तो उसमें अगर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपको उस डेवलपमेंट राइट पे जीएसटी एग्जेम्पशन है। ये इंसर्ट किया इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 में, कि अगर कोई भी 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई भी डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया जा रहा है which will be used against a residential construction of a residential apartment, मतलब एक प्रोजेक्ट में अगर 100 यूनिट्स हैं उसमें से 50 यूनिट्स कमर्शियल और 50 यूनिट्स रेसिडेंशियल है, तो उस 50% ऑफ द रेसिडेंशियल के पटे में आपको उस डेवलपमेंट राइट से जीएसटी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आपको इसका मतलब डेवलपमेंट राइट का 50% वैल्यू पे आपको जीएसटी एग्जेम्पशन है, एंड बाकी जो 50% बिकॉज दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट कमर्शियल, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। अब उसके ऊपर रहा कि लैंड ओनर चार्ज करेगा बिल्डर को, क्योंकि बिल्डर लैंड ओनर तो सप्लायर है यहाँ पर। अब ये अगेन एक और उन्होंने कंसेप्ट लेके आया 1 अप्रैल 2019 से, कि इस डेवलपमेंट राइट के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर रिवर्स चार्ज डाल दिया कि डेवलपमेंट राइट पे जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो लैंड ओनर चार्ज नहीं करेगा, वो बिल्डर अंडर रिवर्स चार्ज जमा करेगा। मतलब अगर डेवलपमेंट राइट में जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है, वैल्यूएशन तो पहले निकल गया, वैल्यूएशन निकलने से हम निकाल लिए कि ठीक है 3.4 करोड़ पे 18% देना है। अब 18% में हम निकालेंगे कि अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वेदर इट इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल, या कितना परसेंट रेसिडेंशियल है कितना परसेंट कमर्शियल है। तो जितना परसेंट रेसिडेंशियल है उस जीएसटी का प्रोपोर्शनेट से 50% रेसिडेंशियल है तो 3.4 पे इंटू 18% इंटू रेसिडेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया। सपोज वो 50% निकला तो 50% के ऊपर जो जीएसटी है वो आपका एग्जेम्प्टेड, और बाकी 50% जो कमर्शियल के रिस्पेक्ट है उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा एट द 18% अंडर रिवर्स चार्ज बाय द बिल्डर। अब इस पे आ गया सर, ठीक है 18% तो कमर्शियल के अगेंस्ट में देना पड़ेगा और रेसिडेंशियल का एग्जेम्प्ट हो गया। तो अब जो रिवर्स चार्ज में जो बिल्डर को देना पड़ेगा, तो बिकॉज हमने देखा कि ये लैंड का वैल्यू, डेवलपमेंट राइट का वैल्यू इज वेरी हाई, से 3.4 करोड़ का 50% हो गया 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 18% अगर मुझे आज देना पड़ेगा, दैट मे बी अराउंड 30 लाख 32 लाख, तो दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसमें उन्होंने एक और एक नोटिफिकेशन लाया कि बिल्डर एट हिज चॉइस ये जो डेवलपमेंट राइट पे जो जीएसटी पेमेंट का लायबिलिटी है, he may shift this liability towards the end of the project. If the builder wants, the development right पे जो GST देना है, he can pay this GST at the end of the project also. Similarly, ये जो बिल्डर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो ट्रांसफर कर रहा है लैंड ओनर को, उसका भी जो जीएसटी पेमेंट लायबिलिटी है वो भी बिल्डर ट्रांसफर कर सकता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। बट एक चीज बताइए सर, अगर बिल्डर अपना जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो लैंड ओनर को ट्रांसफर कर रहा है उस पर अगर वो जीएसटी चार्ज करके जमा करेगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट,
तो क्या उससे लैंड ओनर को कोई प्रॉब्लम होगा? या लैंड ओनर विल बी हैप्पी विद दैट? कोई बताएगा? एनीवन सर? कि सर अगर इन दैट ऐसा इन दैट केस बिल्डर आरसीएम में जो पेमेंट करेगा जीएसटी का 18%, तो इसको आईटीसी मिलेगा इसका? अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल के अगेंस्ट पे तो मिलेगा ना, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में अभी जमा कर रहा है अगेंस्ट कमर्शियल। वो क्योंकि रेसिडेंशियल का तो एग्जम्पशन है, तो वो तो कमर्शियल के अगेंस्ट में देगा, और कमर्शियल में होता है एट द रेट ऑफ 18% है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड रेसिडेंशियल का जो एग्जम्पशन है विद द कंडीशन कि आपका वो रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सोल्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपका कंप्लीशन डेट तक अगर आपका कोई भी रेसिडेंशियल एरिया अनसोल्ड रह गया, तो अगेन उसका प्रोपोर्शनेट आपका जो डेवलपमेंट राइट पे जो जीएसटी था वो उस दिन आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब जो 50%, सपोज 50 फ्लैट्स आपका रेसिडेंशियल था, तो आपने 50% पे तो जिया नहीं जीएसटी। सो जो 1.7 करोड़ उसके ऊपर जो आपने 30 लाख जो आपने जीएसटी नहीं जमा किया बट अवेलिंग दैट एग्जम्पशन, अगर उस 50 फ्लैट से 10 फ्लैट्स अगर आपका अनसोल्ड रहा एट द डेट ऑफ कंप्लीशन, सो दैट बिकम्स 20%। तो उस 30 लाख का 20% आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने हर तरफ से अपना कैलकुलेशन कर लिया है कि हमको पूरा अपार्टमेंट, सारे अपार्टमेंट पे जीएसटी हमको कलेक्ट करना है किसी भी तरह से, चाहे आप इधर से हाथ पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए, सर बात बराबर है। अब इसमें सर मैंने वही क्वेश्चन फिर से पूछा था कि बिल्डर अगर अपना लाइबिलिटी जो है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो लैंड ओनर को ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो जीएसटी अवेलिंग दैट बेनिफिट वो अगर अपना वो जीएसटी कलेक्ट करता है और जमा करता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो क्या लैंड ओनर को उससे कोई प्रॉब्लम है? मयंक जी ने शायद इसी लाइन में लिखा है कि अगर वो जीएसटी लास्ट में जमा करेगा एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो लैंड ओनर को भी तो जीएसटी जमा करना है कलेक्ट करके, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेगा? इफ वेदर आई एम करेक्ट, मयंक जी शायद आपने इसी लाइन में लिखा है क्या? तो ऐसा है कि जब बिल्डर अगर लैंड ओनर को जो कंस्ट्रक्टेड एरिया ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टेड एरिया तो आगे रीसेल भी करेगा। जब वो रीसेल करेगा आगे, तो रीसेल करने से वो अगेन जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट करेगा अपने बायर से। एंड अगर उसको चार्ज करके जब कलेक्ट करेगा और उसको जमा करेगा, तो ही हैज टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर वो बिल्डर उससे जीएसटी अगर आज चार्ज ही नहीं करेगा, तो लैंड ओनर को इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? लैंड ओनर थोड़ी ना कोई रेगुलर बिजनेस कर रहा है कि मैं वो इनपुट आगे कभी ले लूंगा। वो तो वंस अपॉन ए टाइम एक प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए जॉइंट डेवलपमेंट। तो आज अगर उसको कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी यूनिट सेल पे जीएसटी अगर जमा करना है, तो ही हैज टू टेक इनपुट टैक्स रेट एट द सेम टाइम। तो इसीलिए वो बिल्डर को हमेशा बोलेगा कि नहीं, मुझे तो टाइम टू टाइम आपका इन्वॉइसेस चाहिए, आप मुझे टाइम टू टाइम इन्वॉइस इशू करिए, मेरे से जीएसटी कलेक्ट करते रहिए, ताकि मैं उसका इनपुट अवेल करके अपने आगे बजट से चार्ज करके इनपुट अवेल करते रहूं, सो दैट मेरा कुछ ज्यादा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होना। तो ये इस तरह से पूरा मॉडल वर्क करता है। अब इस पूरे मॉडल में हमने कितने टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा सर? पहले बार्टर, देन डेवलपमेंट राइट पे एग्जम्पशन, देन डेवलपमेंट राइट का एग्जम्पशन विद द कंडीशन कि रेजिडेंशियल आपका पूरा सेल आउट होना चाहिए। देन वो डेवलपमेंट राइट पे पेमेंट कौन करेगा? बिल्डर अंडर रिवर्स चार्ज। और बिल्डर फिर आगे जो उस पे जीएसटी जमा करना है टीडीआर पे या कंस्ट्रक्टेड एरिया पे, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? टाइम ऑफ सप्लाई में अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं आगे और एक स्लाइड है जिसपे हम उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। So going ahead with this, सर इसमें एक रिक्वेस्ट आ रही है, पहले भी आई थी, कि अगर कंस्ट्रक्शन ना हो, सिर्फ प्लॉट के ही ट्रांजैक्शन हो, तो उस केस में क्या प्रोविजन है? आगे आऊंगा मैं वो पढ़ा था कि प्लॉट के ऊपर कोई शायद इंसिस्ट कर रहे हैं, वो मेरा आगे कवर होगा सर। जस्ट होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा, मेरे पास कितना टाइम, बिकॉज आई कैन सी इट इज ऑलरेडी 7:45, सो मुझे कितना टाइम है, मैं जा पहले ही थोड़ा आइडिया दे दीजिए सर। यू कैन कंटिन्यू सर। चलिए ठीक है ना, थैंक यू सो मच, लेट्स गो अहेड। सो वैल्यूएशन का जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पर, जो पहले हमने बताया कि जो पैरा 2A ऑफ 11/2017 है, जिसके अंदर उन्होंने वैल्यूएशन प्रोविजन डिफाइन किया है कि जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो बिल्डर अपना लैंड ओनर को ट्रांसफर कर रहा है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? कि वो जो फर्स्ट बिल्डर अपने हिस्से का जो फर्स्ट यूनिट सेल करेगा टू एन अनरिलेटेड पार्टी, उसका जो वैल्यू रहेगा, that value shall be considered to take the value of that all the constructed area being transferred by the builder to the landowner, less the proportionate value of land
एज मेंशन्ड इन पैरा 2. पैरा 2 में क्या है, डीम टू बी 1/3 वैल्यू ऑफ दैट सेल. तो जो भी वैल्यू में जो वैल्यू निकलेगा उसमें अगेन 1/3 वैल्यू लेस करके जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया बीइंग ट्रांसफर्ड टू द डेवलपर लैंड ओनर. And again that will again be the, because this is barter transaction, so value of development right will be same. Going ahead, सर ये तो एक मॉडल हमने डिस्कस कर लिया जिसमें हमको लैंड ओनर को हमने टीडीआर ट्रांसफर किया बिल्डर को बदले कंस्ट्रक्टेड एरिया ट्रांसफर हुआ. देयर इज अनदर मॉडल which is being used in the industry, that is revenue sharing model. ये क्या होता है सर, इसमें लैंड ओनर बोलता है कि सर मुझे कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है आगे सेल आउट करने का, कुछ भी सेल करने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता भी नहीं है पूरा इतना कंप्लायंस और ये सारे चीजें सर मैं कर नहीं सकता, मुझे कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं चाहिए. आप एक काम करिए, आप बता रहे हो ना कि सर आज आप 25 करोड़ की जगह यू विल पे मी गिव मी 30 करोड़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. तो आप एक काम करिए सर, आप इस पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो भी रेवेन्यू होगा अपने को उस रेवेन्यू में शेयरिंग दे दीजिए. तो बेसिकली आपका जो भी आप जो पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसका 60% रेवेन्यू आप मुझे दे दीजिए. तो उस केस में क्या हुआ, इसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. यहाँ पे लैंड ओनर ने क्या किया, उसने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया बिल्डर को. दे एंटर इनटू अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सर ये जो डेवलपमेंट टीडीआर मुझे मिल रहा है, मुझे पावर ऑफ अटर्नी मिल रहा है, उसके बदले में जो भी हमारा रेवेन्यू रहेगा फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, उस रेवेन्यू का हम 50% और 60% ऑफ दैट रेवेन्यू विल बी गिवन टू द लैंड ओनर एट व्हाटएवर विल बी द पेमेंट मॉडल. कि जैसे जैसे यूनिट सेल होगा उसका जिस मॉडल में वो जिस भी तरह से म्यूचुअली डिसाइड करते हैं उस तरह से उस पेमेंट को दिया जाएगा. तो सर अब क्या हम इस ट्रांजेक्शन को बार्टर बोलेंगे, वेदर दिस इज बार्टर ट्रांजेक्शन? नो, दिस इज नॉट बार्टर ट्रांजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर हमने डेवलपमेंट राइट, लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट दिया और उस डेवलपमेंट राइट के बदले में उनको रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी मिल रहा है. कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मनी. भले ये मनी इज नॉट डिसाइडेड टुडे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट, बिकॉज दिस इज जस्ट एंटिसिपेटेड वैल्यू कि आपका जो भी टोटल वैल्यू रहेगा दैट विल बी उसका टोटल रेवेन्यू का 60%. दिस इज ऑल प्रोजेक्टेड वैल्यू. तो द कंसिडरेशन इज नॉट क्वांटिफाइड ऑन एक्चुअल्स, बट आपको वो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी मिल रहा है. तो सर यहाँ तो कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है. अब कंस्ट्रक्टेड एरिया कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सिंगल ट्रांजैक्शन है, वो है टीडीआर. वो टीडीआर ट्रांसफर हो रहा है बिल्डर को. तो अगेन वो बिल्डर को जब टीडीआर ट्रांसफर हो रहा है तो टीडीआर के ऊपर जीएसटी कौन जमा करेगा? लैंड ओनर तो चार्ज करेगा नहीं, क्यों? इस पर रिवर्स चार्ज है. तो बिल्डर अंडर रिवर्स चार्ज इस टीडीआर के ऊपर जीएसटी जमा करेगा विथ अ बेनिफिट ऑफ दैट एग्जम्पशन कि अगर आपके प्रोजेक्ट में जितना भी रेसिडेंशियल है उसका प्रोपोर्शनेट आपको उस टीडीआर पे एग्जम्पशन मिलेगा और कमर्शियल के रिस्पेक्ट में आपको जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज जमा करना है. तो सर अब एक चीज बताइए, अब यहाँ पे लैंड ओनर के एंड में कोई भी कंप्लायंस बचा क्या? Whether there is any compliance at the end of the landowner? No sir. Taxation point of view से exactly no. क्यों? क्योंकि सर लैंड ओनर अब यहाँ पर खाली एक एग्रीमेंट मेंटेन करेगा जिसमें वो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करेगा. डेवलपमेंट राइट पे जो जीएसटी है वो बिल्डर अंडर रिवर्स चार्ज जमा करेगा एंड उसके बदले में उसको कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी मिल रहा है. तो आगे उसको कोई आगे सेल आउट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है. तो इस केस में लैंड ओनर के एंड पे कोई कंप्लायंस नहीं है, सारा कंप्लायंस रहा बिल्डर के एंड में. एंड बिल्डर यहाँ पर 100% यूनिट सेल आउट करेगा एंड अगर कुछ भी अनसोल्ड रह गया तो उस अनसोल्ड के पट्टे में उसको अगर आगे कोई भी अगर अनसोल्ड रेसिडेंशियल रहा तो उस डेवलपमेंट राइट का प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन जो उन्होंने लिया था उसका वो जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा. अब इसमें सर ऐसा भी सिचुएशंस होता है कि अब सपोज एट द एंड ऑफ द पीरियड कोई भी ऐसा अनसोल्ड एरिया रहा एंड दैट अनसोल्ड एरिया रन्स टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो द बिल्डर एंड लैंड ओनर में कम टू अ डिस्कशन की सर अब ये कब मुझे रियलाइज होगा वो रेवेन्यू, वो तो मुझे दिख नहीं रहा है. तो वी शुड कम टू अ कंक्लूजन कि अब आपका जो भी अनसोल्ड एरिया रहा उस अनसोल्ड एरिया को हम सपोज एक स्प्लिट कर लेते हैं. अगर सपोज आपका 100 में से आपका 5 यूनिट्स रहा तो 5 यूनिट्स में से आप 3 यूनिट्स मेरे को दे दीजिए, 2 यूनिट्स आप रख लीजिए. तो अगर ऐसा कोई फ्यूचर कोर्स में होता है तो इन दैट केस देयर इज नो क्लियर मॉडल फॉर दैट, बट वी कैन टर्म इट टू बी अ सेल. कि बिल्डर इस केस में अपना लैंड ओनर को कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया सेल कर रहा है एंड ये सेल के ऊपर में जो भी जीएसटी है वो बिल्डर अपना लैंड ओनर से चार्ज करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑलरेडी अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है तो लैंड ओनर तो आगे और कोई जीएसटी चार्ज करके सेल आउट कर नहीं सकता. तो उस पे आप जो बिल्डर है बिल्डर उसके ऊपर जीएसटी कंप्लायंस करके कंप्लीट कर सकता है. अब इसमें सर स्वाति हेलीवाल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ द प्रोजेक्ट इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. अब इसमें
बहुत अच्छा क्वेरी है, बिकॉज देयर इज एन एनोमली इन दिस केस, बोथ इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया शेयरिंग मॉडल और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हो रहा है बिल्डर को, उस पे एक एग्जेम्पशन है कि आप बिल्डर जो आगे अगर उस पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट उसको डेवलपमेंट राइट का एग्जेम्पशन मिलेगा, बट अगर उसमें कोई भी कमर्शियल एरिया है तो आपको डेवलपमेंट राइट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर दैट इज ए सर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मेरा अप टू 15% कमर्शियल है, से दैट इज 5% और 10% व्हाटएवर। अब उस 10% के अगेंस्ट में आप मुझे क्या टीडीआर का प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन देंगे, बताइए? क्योंकि मैंने अभी तक कहा कि दिस एग्जेम्पशन इज रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, नॉट अगेंस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। खाली रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के अगेंस्ट में एग्जेम्पशन है। अगर आपको उस प्रोजेक्ट में कोई भी कमर्शियल अपार्टमेंट है तो आपको उसके प्रोपोर्शनेट जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको वो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा तो वो कमर्शियल, तो बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ एन आरआरईपी, तो उस पे तो जीएसटी एप्लीकेबल 87.5% और इफेक्टिव 5%, विद द कंडीशन कि आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। तो क्या इससे आपका कमर्शियल का कॉस्ट बढ़ गया? यस सर, अगर हम प्लेन रीडिंग से जाए तो बिल्कुल इसका कमर्शियल का आपका इससे रेट बढ़ गया है। इट इज जस्ट अ वेरी हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन विच आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि इस पे डिस्प्यूट हो सकता है कि अगर आप एक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है एंड द गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ गिवन अ रेट ऑफ 7.5% फॉर इट विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट विद अ कंसेप्ट कि आज इसके ऊपर हम इसको लो कॉस्ट में पकड़ के चल रहे हैं, दिस इज टू प्रमोट दिस प्रोजेक्ट एंड डीमिंग टू बी अ रेसिडेंशियल एरिया ओनली, तो हम उसको रेसिडेंशियल के एट पार ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका जितने भी बेनिफिट्स है उसको भी एट पार मिलना चाहिए। अगर कहीं पर भी उसको सिमिलर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस या तो फिर आप उसका रेट ऑफ टैक्स चेंज करिए या तो फिर आप उसको वो बेनिफिट अलाउ करिए। बट दिस इज अ वेरी डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप इसके ऊपर एक वैल्यूएशन निकाल सकते हैं इन एडवांस, अगर आपका कोई भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ऐसा और आपका इस तरह का कोई भी सिचुएशन है, अगर कोई भी इस तरह से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा है, सो यू कैन टेक अ कॉल ऑन दिस पार्ट आल्सो, बट दैट अगेन will attract litigation for sure. So that is entirely your and your client's call. So ये हो गया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। सो अब हमने दो टाइप का मॉडल डिस्कस किया, एक है कंस्ट्रक्टेड एरिया शेयरिंग मॉडल और एक है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जिस तरह से जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वर्क करता है और इसमें किस तरह से वैल्यूएशन होगा वो सारा चीज हमने पढ़ा। एंड ये है जो एग्जेम्पशंस है विच इज थ्रू नोटिफिकेशन 4/2019 विच अमेंड्स नोटिफिकेशन 12/2017 कि आपका जितना भी डेवलपमेंट राइट है उसमें अगर आपका रेसिडेंशियल, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसमें कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, कहीं भी रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आपका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आप प्रोपोर्शनेट जितना भी वैल्यू है आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा विद द कंडीशन कि आपका वो रेसिडेंशियल एरिया बिफोर कंप्लीशन सेल आउट हो जाना चाहिए। अगर आपका कोई भी अनसोल्ड रह गया तो उस जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था उस एग्जेम्पशन का प्रोपोर्शनेट आपका जितना कारपेट एरिया अनसोल्ड है उसका आपको जीएसटी फिर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन जमा करना पड़ेगा विद अ कैपिंग, कि क्योंकि आपने उस दिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते तो उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता 1% या 5%, तो गवर्नमेंट ने उसमें कैपिंग लगा दिया है कि ये जो एग्जम्पशन विड्रॉ होगा और आपको जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा मैक्सिमम टू द लिमिट ऑफ 1% और 5% एज पर द कैटेगरी ऑफ दैट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। ठीक है सर? नमन कपूर जी बोलते हैं इलस्ट्रेशन। हाँ जी सर, I accept that this concept is very difficult and very confusing also. अब इस स्लाइड में तो मेरा इस इलस्ट्रेशन नहीं है, बट जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक टीडीआर का वैल्यू निकलता है, सपोज जैसे हमने निकाला था कि टीडीआर का वैल्यू था से 3.4 करोड़, तो 3.4 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ टीडीआर विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ से 100 यूनिट्स। उस 100 यूनिट्स में 50 यूनिट्स इज कमर्शियल, 50 यूनिट्स इज रेसिडेंशियल। तो आज आप जब डे 1 में जब आपको टीडीआर मिल रहा है, आपको जीएसटी कितना पे जमा करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में ऑन 3.4 करोड़ वैल्यू? 3.4 करोड़ में एट द रेट ऑफ 18% दैट इज कम्स टू से 61 लाख। तो 3.4 करोड़ में वो 61 लाख आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो वो आपको बिल्डर को अंडर रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा। बट वो जो 61 लाख रुपीज है वो 61 लाख में आपको प्रोपोर्शनेट टू द कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल का आपको एग्जेम्पशन अलाउड है। तो आपको यहाँ पर कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल कितना है? 50% ऑफ द टोटल। तो 61 लाख का 50% आपको सिर्फ उस दिन जमा करना है, दैट इज कम्स टू 30.5 लाख।
और 30.5 लाख रुपीस का आप एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं अगेंस्ट द कारपेट एरिया ऑफ दैट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, कि आपका जो 50 यूनिट जो रेसिडेंशियल रह गया था वो 50 यूनिट्स का आप एग्जेम्पशन आज आप ले ले रहे हैं। दिस कम्स विद द कंडीशन, ये जो 50 यूनिट्स जो कारपेट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है ये आपका सारा सेल आउट हो जाना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन। अब ऐसा होता है कि एट द डेट ऑफ कंप्लीशन आपका रेसिडेंशियल में से अब आपका कमर्शियल जितना भी सेल आउट हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए आपने जीएसटी दे दिया, बट आपका रेसिडेंशियल आपका सपोज उस 50 में से आपका 10 यूनिट्स अनसोल्ड रह गया ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन, तो आपने इस 50 यूनिट्स पे एग्जेम्पशन कितना लिया था ऑफ 30 लाख रुपीस, 30.5 लाख रुपीस। अब आपका क्योंकि उस 50 में से 10 यूनिट्स अनसोल्ड रहा तो प्रोपोर्शनेटली कितना परसेंट यूनिट अनसोल्ड रहा, 20% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल। तो आज आपको उस 30 लाख का आपने जो एग्जेम्पशन लिया था उस 30 लाख का 20% दैट कम्स टू 6 लाख रुपीस, वो 6 लाख का जीएसटी आपको जमा करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि ये जो 10 यूनिट्स आज आप जब आफ्टर कंप्लीशन सेल आउट करेंगे उस पर आप कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, तो क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को लॉस है तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो आपको एग्जेम्पशन दिए थे वो एग्जेम्पशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं उस फ्लैट्स के प्रोपोर्शनेट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो मुझसे वो 6 लाख रुपीस मांग रहे हैं, बट ये जो 10 यूनिट्स को अगर मैं सेल आउट करता एट द रेट ऑफ से 5%, तो मैं सपोज 50,000 करके मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपीस कलेक्ट करता, और यहाँ मुझे देना पड़ रहा है 6 लाख रुपीस, तो मेरा अगेन एक बहुत बड़ा सर बर्डन आ गया। तो उन्होंने कैपिंग दिया कि आपका जो मैक्सिमम जीएसटी जो जमा करना है, जो आपका जो एग्जेम्पशन विड्रॉ रहेगा, दैट विल बी मैक्सिमम अप टू द वैल्यू ऑफ जीएसटी पेबल ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑन दैट। जो 1% या 5% के हिसाब से अगर आपका 5 लाख बनता है तो आप 6 लाख नहीं देके मैक्सिमम अप टू 5 लाख ही जमा करते हैं। सो आई होप आई वाज क्लियर, a very hypothetical illustration just created immediately, so I hope I was clear on that part. So going ahead with this, अब टाइम ऑफ सप्लाई जो हमने बात किया कि सर टाइम ऑफ सप्लाई जो है जब हम मुझे टीडीआर का जमा करना पड़ेगा, यह जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो मुझे आज अगर जमा करना पड़ता है, से सपोज हमने जैसे कहा कि कमर्शियल के अगेंस्ट में मेरा कितना जीएसटी बनता है 30.5 लाख रुपीज। अब 30.5 लाख रुपीज में अगर आज जमा करूं तो दैट इज अ बिग अमाउंट व्हिच आई हैव टू डिपॉजिट टुडे, तो क्या मैं बाद में जमा कर सकता हूं? इसके लिए उन्होंने लाया 6/2019 सीटीआर नोटिफिकेशन, जिसमें से क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन एक्चुअली कि अगर आपका कोई भी टीडीआर ट्रांसफर होता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, तो इन दैट केस आप अपना लायबिलिटी फॉर डिपॉजिट ऑफ जो पेमेंट ऑफ जीएसटी है you can shift it towards the end of the project on the date on the issuance of completion certificate or on the date of completion of that project. तो अब एक चीज बताइए सर, ये तो हो गया कि हमने टीडीआर का तो हम बेनिफिट ले सकते हैं, बट अगर मुझे आज उसका इनपुट भी क्लेम करना है, ठीक है गवर्नमेंट ने मुझे ये वर्किंग कैपिटल मेरा सपोर्ट करने के लिए आज उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया, ये लायबिलिटी आपने शिफ्ट कर दिया, बट क्या मुझे आज अगर इनपुट टैक्स रेट क्लेम करना है और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उसे फेज वाइज में उसको जमा करना चाहता हूँ, तो क्या उसको मैं जमा कर सकता हूं उसको मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस में? तो सर आप इसमें देखिए मैंने उसका हेडिंग तो लिखा है सर टाइम ऑफ सप्लाई, बट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? फॉर दिस आई वुड रिफर सेक्शन 13 ऑफ दिस जीएसटी लॉ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई इज ए कंसेप्ट टू डिसाइड व्हाट व्हेन इज द लायबिलिटी टू पे टैक्स, कि टाइम ऑफ सप्लाई से हम डिसाइड करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई इज एन इवेंट related which is in relation to the date of invoice or date of completion of that service, उससे आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, और वो टाइम ऑफ सप्लाई से डिसाइड होगा कि आपका लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स कब है। तो क्या मेरा लायबिलिटी, अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन 6/2019 से जस्ट मेरा लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स मेरा डेफर किया है, तो क्या मेरा टाइम ऑफ सप्लाई भी डेफर हो गया? सर इन माय इंटरप्रिटेशन नो, time of supply and liability for payment of tax are two different things. आज आप time of supply can be today, and as per section 13 this time of supply provision decides कि आपका liability for payment of tax आज है, but by virtue of this 6/2019 ये liability for payment of tax can be shifted to the end of the project, but time of supply still remains today. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं चाहता हूँ कि क्या मैं पेमेंट अगर आज करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे गवर्नमेंट मुझे या डिपार्टमेंट फ्यूचर में बोल सकता है कि जस्ट टू अवेल दैट इनपुट टैक्स रेट आपने आज अपना ये पेमेंट किया तो ये गलत है? या मैं अपना इस डेवलपमेंट राइट या कंस्ट्रक्टेड एरिया में मैं अगर लैंड ओनर से जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ एट द एंड,
तो क्या डिपार्टमेंट मुझे बोल सकता है कि ये आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के लिए आपने आज से जमा किया, बट इट इज नॉट अलाउड एज पर 6/2019? In my humble opinion, no, because time of supply still remains same. Notification 6/2019 में कहीं पे भी time of supply word यूज नहीं, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप इस लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हैं, promoter who receives TDR on or after 1st April 2019 shall be the registered person whose liability to pay tax on consideration paid shall arise on the date of issuance of completion certificate. Means liability to payment tax shall arise on that date. बट मेरा अगर टाइम ऑफ सप्लाई आज है, मैंने उसको सर्विस आज दे दिया है, तो मैं आज भी डेवलप एज अ बिल्डर मैं उसका इनवॉइस रेज कर सकता हूँ ऑन माय लैंड ओनर, टाइम एंड अगेन मैं उसको इनपुट टैक्स रेट पास ऑन कर सकता हूँ, इवन दो मैं उसका पेमेंट ऑफ टैक्स चाहे मैं आज करूं या मैं पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन भी कर सकता हूँ. दैट इज एंटायरली ऑन मी. सो ये कंफ्यूजन अगर कहीं भी है कि ये टाइम ऑफ सप्लाई को भी शिफ्ट कर दिया गया है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है. सेक्शन 13 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई सेम रिमेन्स टुडे. सर एक मेरा डाउट था. हाँ सिद्धार्थ. 1 अप्रैल 2019 से पहले का अगर डेवलपमेंट अगर एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा उस केस में? सर उस केस में जो पुराने प्रोविजंस थे, उस केस में अगर 1 अप्रैल 2019 से पहले का डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर्ड है, तो ना ही उसमें एग्जेम्पशन प्रोविजन है, ना ही उसमें रिवर्स चार्ज का कोई एप्लीकेबिलिटी है, ना ही ये कोई भी नोटिफिकेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है. बस उसके ऊपर अगर वो प्रोजेक्ट आज चालू हो रहा है आफ्टर 1 अप्रैल 2019, तो उस पर नए रेट्स एप्लीकेबल होंगे. बट क्योंकि रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट भी उस समय नहीं था, तो उसके ऊपर लैंड ओनर को भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. बट वी कैन टेक अ कॉल बाय सीइंग द इंटरप्रिटेशन या सीइंग द ड्राफ्ट ऑफ द लॉ कि क्या उस पर डेवलपर लैंड एज अ रिवर्स चार्ज में जमा कर सकता है क्या, बट उस पर कोई भी एग्जम्पशन उसको अलाउड नहीं. सो यू कैन ऑल्सो से कि दैट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट बर्डन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि उस पर अगर कोई एग्जम्पशन नहीं था उस पेमेंट, तो एग्जम्पन नहीं था तो टीडीआर पे पूरा जीएसटी लगेगा. एंड अगर पूरा जीएसटी लगा के अगर आप उस प्रोजेक्ट को आफ्टर 1 अप्रैल 2019 को 1% और 5% में शिफ्ट कर गए विदाउट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपका कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ गया इन दैट केस. बट ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो कंसेप्ट है वो सिमिलर एक नोटिफिकेशन पहले भी था, ये कंफ्यूजन पहले भी था, तो ये कोई नया चीज नहीं है. ये बस इस नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने अगेन फिर क्लैरिफाई किया. ये हमने कवर कर लिया. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं. ये है सर क्लॉज IF. आप देख सकते हैं क्लॉज 3 ऑफ दैट टेबल में क्लॉज IF है, जिसमें कमर्शियल्स के ऊपर इस IF के अंदर ही जीएसटी रेट है 18%. अदर देन RREP मींस अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो उस केस में उस पे 7.5%, इफेक्टिवली 5%. बट अदर देन दैट अगर कोई भी कमर्शियल अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी रेट आज भी 18% है, इफेक्टिवली 12% विद ऑल द इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब सर ये एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है, दैट इज क्लॉज BA, जिसमें उन्होंने अगेन कहा कि अगर आप कोई अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बना रहे हैं तो उस पे जीएसटी रेट कितना है सर? 1%. एंड अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है उस पे जीएसटी रेट है 5%. अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जो बिल्डर है वो बिल्डर कभी भी खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं करता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में दे एंगेज ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो रेसिडेंशियल बना रहा है, कमर्शियल बना रहा है, वो कुछ नहीं है. ही इज जस्ट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर. एंड उसके बाद जीएसटी रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 18%. तो अब अगर वो कमर्शियल, वो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो 18% जीएसटी चार्ज करता है फ्रॉम बिल्डर, एंड वो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में सेल कर रहा है आगे 1%, तो वो कॉस्ट बर्डन बढ़ा रहा है. एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि हम अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स का वैल्यू कॉस्ट को कम करना चाहते हैं अंडर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन. तो उसमें उन्होंने एक और बेनिफिट दिया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट में द अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया इज एटलीस्ट 50% और मोर देन द टोटल कारपेट एरिया ऑफ दैट अपार्टमेंट, तो इन दैट केस आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है ही विल चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑन द एंटायर वैल्यू. ऐसा नहीं कि प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ अफोर्डेबल अपार्टमेंट, नहीं, उसका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ही विल चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% प्रोवाइडेड उस टोटल प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इज 50% और मोर ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ दैट अपार्टमेंट. अब उन्होंने एक कंडीशन भी इंसर्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने जब प्रोजेक्ट बनाया, जो प्लान लेआउट सारा फाइनल हुआ, उस समय वो कारपेट एरिया वो से 55% ऑफ द अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट वाज 55% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया. बट व्हेन द प्रोजेक्ट जैसे बनते गया, काफी चीजें चेंज हुई, काफी सारे एरिया चेंज हुए,
हो सकता है कई सारे दो फ्लैट मर्ज करके भी लोगों ने खरीदा, या किसी भी तरह से वो आगे चेंज हुआ। एंड इफेक्टिवली जब देखा कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में आपका ये 55% से अफोर्डेबल का कारपेट एरिया घट के हो गया 45%, तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो गया इसमें। तो गवर्नमेंट क्या इस पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बर्डन आ जाएगा? क्योंकि कल को जब भी डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा तो बोलेगा नहीं सर, आपने तो जो कंस्ट्रक्शन किया आपने 12% का बेनिफिट लिया, बट ये अपार्टमेंट में तो आपका लेस देन 50% है अफोर्डेबल। तो उस केस में टू सेव दैट कॉन्ट्रैक्टर, ये लायबिलिटी उन्होंने शिफ्ट कर दिया ऑन द बिल्डर, कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपने 12% पे जीएसटी चार्ज किया कॉन्ट्रैक्टर ने फ्रॉम बिल्डर, बीइंग द अफोर्डेबल अपार्टमेंट ऑफ कारपेट एरिया मोर देन 50%, एंड लेटर ऑन इट टर्न्स आउट दैट वो 50% से कम है, तो वो जो बैलेंस 6% का जो लायबिलिटी है वो बिल्डर को जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ये एक और एक चीज है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये मिस आउट हो सकता है कि एट द एंड अगर आपको देखते हैं कि कोई भी अपार्टमेंट में अगर आपने ये बेनिफिट लिया था, बट एट द एंड अगर आपका अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया, तो वो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने 12% चार्ज किया था उसकी जगह आपका जीएसटी रेट हो जाएगा 18%, और वो 6% का डिफरेंशियल आपको रिवर्स चार्ज में जमा करना पड़ेगा बाय द बिल्डर। गोइंग अहेड, ये एक सर्कुलर था जो टीआरयू सर्कुलर वाज इशूड डेटेड 1 अप्रैल 2019, जिसमें ये पूरा मैकेनिज्म से रिलेटेड कई सारे एफएक्यूज है। आप भी उसको वेबसाइट में, ये सीबीआईसी के वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आप उस वेबसाइट में जाके ये सर्कुलर को सर्च कर सकते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ क्वेरीज है एंड कई सारे आपके क्वेश्चन इसमें आपके क्लैरिफाई हो सकते हैं। बट डू नॉट रिलाई ऑन दैट, बिकॉज उसमें एक डिक्लेरेशन भी है कि दिस इज नॉट लीगल ओपिनियन या कोई भी गवर्नमेंट का लीगल क्लैरिफिकेशन नहीं, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव। सॉरी, अब गोइंग अहेड, जैसे अब कई एक क्वेरी आ रहा था टाइम एंड अगेन कि सर प्लॉटिंग ऑफ लैंड में क्या होगा, प्लीज उसके ऊपर भी डिस्कशन करें। क्यों ये प्लॉटिंग ऑफ लैंड पे इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्या इस पे, क्यों इस पे इतना इंपॉर्टेंट हमको एम्फोसिस देना पड़ रहा है? क्लियर है सर, प्लॉटिंग ऑफ लैंड है, लैंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, लैंड सेल कर रहे हैं, शेड्यूल 2 के अंदर आप ही ने तो कहा था शेड्यूल 3 के अंदर की सेल ऑफ लैंड है, तो जीएसटी तो लगना नहीं है, तो आप क्यों उस पे जीएसटी लगे, क्यों हमें इस पे डिस्कस करना है? Just because of this advance ruling in the case of श्री दीपेश अनिल कुमार नायक in 2020, जिसमें नहीं गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि प्लॉटिंग ऑफ लैंड में अगर आप उसके साथ उसको ये कंसेप्ट को अगर हम पहले डिस्कस कर लें कि प्लॉटिंग में क्या होता है कि देयर इज अ पोर्शन ऑफ लैंड जिसको अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ में आप इंडिविजुअल प्लॉट्स को कई सारे अलग फैसिलिटीज देते हैं विच इज बेसिक नेसेसिटी, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज, आप इलेक्ट्रिक वायरिंग, कॉमन रोड, और इस थोड़ा सा आप उसमें लैंडस्केपिंग करते हैं क्योंकि आप एक प्लॉट को थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी बनाते हैं टू मेक दैट मार्केटेबल, एंड उसमें हो सकता है कि आप कुछ कॉमन फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, बट प्राइमा फेसी आपसे बायर क्या खरीद रहा है, दैट प्लॉट ऑफ लैंड, आपसे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा है, वो एक बैरन लैंड है जिसका आप उसके नाम पे रजिस्ट्री कर रहे हैं, एंड दैट इज अगेन अ सेल ऑफ लैंड ओनली विद मे और मे नॉट be some services along with it, for example any common facility, community hall or anything along with it, but prima facie आप उससे क्या ले रहे हैं, एक लैंड ले रहे हैं, this is purely sale of land। आपने तो सर खुद कंसेप्ट लेके आए सर कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें जो भी प्राइमरी एलिमेंट होता है प्राइमरी एलिमेंट के साथ ही बाकी सारे चीजें आपको क्लासिफाई करना है, एंड इफ दिस इज सेल ऑफ लैंड दिस इज नॉट टैक्सेबल, उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता। बट ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, आपका यहाँ पर आप साथ में अगर ये जो सर्विसेज ड्रेनेज, रोड, इलेक्ट्रिक वायरिंग, लैंडस्केपिंग और थोड़ा सा कॉमन फैसिलिटीज कुछ भी अगर आप दे रहे हैं तो दैट ऑल बिकम्स कंस्ट्रक्शन सर्विस व्हिच इज फॉल्स अंडर 5B ऑफ शेड्यूल 2 एंड दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन इट। बट दिस इज अ वेरी वियर्ड एडवांस रूलिंग, प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन इट। आई एक्सेप्ट कि इसके ऊपर हो सकता है क्योंकि रेवेन्यू बाय रेवेन्यू के फेवर में है तो कई डिपार्टमेंट्स भी इसको फॉलो कर सकता है, बट आई अगेन से एंड आई एम स्ट्रांगली से कि there is purely sale of land and the primary element is again sale of land, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, that is non taxable। And on this slide there was another advance ruling also, that is in 2022 in the case of Shantilal Real Estate Services by Advance Ruling Authority of Goa, which says, उन्होंने क्या कहा है मैं इसको read out करूंगा। As per entry 5 of Schedule 3 of SGST Act, sale of land and subject to clause B, para 5 of Schedule 2, sale of building is the activity or transaction which shall be treated neither as supply of goods nor supply of services. Here it will be important to note that the sale of building has conditions for the qualification to be covered in clause B of para 5 of Schedule 2. However, for sale of land there is no such condition.
Thus, land is excluded in entirety and in all circumstances, whereas building is incluable within the scope of supply only upon meeting certain specific criteria. क्या क्या उन्होंने इस सेल ऑफ लैंड को उन्होंने सिंपली कहा है कि when there is sale of land, this is non taxable. एंड बिल्डिंग के उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 इफ देयर इज सेल ऑफ एनी बिल्डिंग, कि बेसिकली आफ्टर कंप्लीशन अगर आप कोई भी चीज सेल आउट कर रहे हैं कोई बिल्डिंग, तो दैट इज आल्सो नॉन टैक्सेबल. बट सेल ऑफ लैंड में ऐसा कोई नहीं है. एंड अगर आप प्राइमा फेसी यू आर बाइंग एनी लैंड एंड उस लैंड के साथ सपोज आप कोई 50 लाख में अगर आप कोई भी पैसा प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इन दैट केस द मेन वैल्यू, द मेजर वैल्यू इज रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ लैंड ओनली. एंड उसके साथ बंडल में आप कुछ हो सकता है कुछ सर्विसेज दे रहे हैं विच इंक्लूड्स वेरी माइनर अमाउंट ऑफ वैल्यू. क्यों? अगर आप उसमें सपोज आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग आपका उसमें प्रोपोर्शनेट अगर उस प्लॉट ऑफ लैंड का निकालेंगे तो दैट इज ए कॉमन एरिया, तो प्रोपोर्शनेटली बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो दैट इज ऑल बंडल सर्विस. एंड उस केस में अगर कंपोजिट सप्लाई है तो आप यू कैन नॉट बोल सकते हैं कि क्योंकि उसमें आपने कुछ कंस्ट्रक्शन भी दिया है तो पूरा को आप कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस ट्रीट करो एंड शेड्यूल 2 के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है. दैट इज नॉट एट ऑल वैलिड. and this advanced ruling has also discussed in very detail on this issue. तो be rest assured कि प्लॉटिंग ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. अब आते हैं सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन की सर ये रिसेंट जो 6 मई का जजमेंट है फॉर द गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ मुंजाल मनीष भाई भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कई सारे व्हाट्सएप सर्कुलेट हो रहा है कि द हाई कोर्ट हैज रेड डाउन दिस पैरा 2 ऑफ द नोटिफिकेशन 11/2017. एंड ये पैरा 2 क्या है हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो भी सेल वैल्यू है उसका डीम टू बी 1/3 वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ लैंड, एंड वो 1/3 वैल्यू आपको रिड्यूस करके आपको जीएसटी चार्ज करना है, से 5% और 7.5% और 1% जो भी एप्लीकेबल. तो क्या ये 1/3 जो वैल्यू है दिस इज डीम्ड, क्या ये मैंडेटरी है या आप उसको ऑप्शनल ट्रीट कर सकते हैं? सो दिस इज अ केस मुंजाल मनीष भाई भट्ट में. एक्चुअली ही इज अ बायर. इस केस में द बायर परचेजेस अ लैंड. अगेन ये भी वही केस है कि एक प्लॉटिंग ऑफ लैंड में वो एक लैंड परचेज करते हैं विच इज अगेन देयर इज अ सेपरेट सेल डीड फॉर दैट लैंड, एंड एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते हैं फ्रॉम विद द कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डुप्लेक्स बंगलो इन दैट प्लॉट ऑफ लैंड. तो इसमें लैंड का वैल्यू अलग एक डीड में है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जो बंगलो है उसका एक अलग सेल डीड है, एक कंस्ट्रक्शन सर्विस का अलग कॉन्ट्रैक्ट है. तो बिल्डर ने कहा कि हम तो क्योंकि डीमिंग वो पैरा 2 में उन्होंने कहा है कि आप लैंड और ये अलग अलग दे रहे हैं तो आपको 1/3 वैल्यू की लैंड पकड़ना है, तो उन्होंने उस लैंड का वैल्यू और कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस का वैल्यू ऐड करके सिर्फ 1/3 का वैल्यू लैंड के पट्टे में कम करके उन्होंने जीएसटी लगाया. तो ये जो बायर है मुंजाल मनीष भाई भट्ट, ही फाइल्ड अ रिट एप्लीकेशन बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट कि सर आप कैसे इसको 1/3 डीमिंग प्रोविजन को कर सकते हैं जब मेरे पास लैंड का वैल्यू पूरा का पूरा अलग से एंड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलग मैंने दिया है. तो इन दैट केस आप क्यों मेरे आपको टोटल वैल्यू पे आप 1/3 ले रहे हैं व्हेन कंस्ट्रक्शन का वैल्यू अलग से, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे अपना जो भी जीएसटी रेट है से 7.5% या 18% जो भी रेट है आप वो में से चार्ज करें. एंड उसमें द अहमदाबाद द गुजरात हाई कोर्ट हैज हेल्ड, जिसमें आप बोल्ड में है कि प्रोवाइडेड फॉर ए मैंडेटरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिडक्शन 1/3 ऑफ द टोटल कंसिडरेशन टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ लैंड इज अल्ट्रा वायर्स, कि ये आपका अल्ट्रा वायर्स है जो डीमिंग प्रोविजन है. सो वी रीड डाउन दिस प्रोविजन हैज नॉट स्ट्रक डाउन मतलब इसको उन्होंने डिलीट नहीं किया है, उसको उन्होंने रेड डाउन किया. रेड डाउन मींस टुवर्ड्स टेकिंग अ लार्जर इंटरप्रिटेशन, अ मोर ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन, कि आपका ये जो इंटरप्रिटेशन है दिस इज नॉट मैंडेटरी. अगर कोई केस है जिसमें आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड या एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन टेक ऑन एक्चुअल बेसिस एंड उस पर आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं. एंड इन केस अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, फॉर एग्जांपल जहां पे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड अगर ट्रांसफर हो रहा है और उसके पास ये अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड ट्रांसफर हो रहा है और उसके पास आपके पास प्रॉपर अलग अलग वैल्यूएशन नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस पैरा 2 विद द डीमिंग प्रोविजन ऑफ 1/3 वैल्यू ऑफ द लैंड. एंड इसमें आप सेकंड पैरा देखिए व्हिच इज पैरा 123 ऑफ दैट जजमेंट व्हिच सेज while we so conclude the question is whether the impugned paragraph 2 needs to be struck down or the same can be saved by reading it down. In our considered view, while maintaining the mandatory deduction of 1/3 for value of land is not sustainable in cases where the value of land is clearly ascertainable or where the value of construction service can be derived with the aid of valuation rules,
such deduction can be permitted at the option of a taxable person, particularly in cases where the value of land or undivided share of land is not ascertained. So इसमें कई सारे व्हाट्सएप सर्कुलेट हो रहे हैं कि अब ये पैरा 2 आपको फॉलो ही नहीं करना है, इसको रेड डाउन कर दिया गया है। बट सर ये रेड डाउन ओनली इन द केस जहां पर आपके पास लैंड का वैल्यू अगर अलग से अवेलेबल है या कंस्ट्रक्शन का वैल्यू अलग से अवेलेबल है। इन दैट केस यू कैन टेक अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड फॉलो दैट एक्चुअल वैल्यूएशन बेसिस, एंड इफ दैट इज नॉट असर्टेनेबल सेपरेटली, तो इन दैट केस आपको यही डीमिंग प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर। सो दिस इज द क्विक समरी ऑफ दिस recent Gujarat High Court judgment. So that is all for today, sir, and over to you. I rest my speech over here, Siddharth ji and entire committee members. I hope this was a clear and helpful discussion for all the students and members present today. Thank you so much for your patience hearing. Thank you, sir. Sir, मेरा एक वो जो डाउट मैंने पूछा था उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि अगर 1/4/19 से पहले का मेरा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, हमने प्रोजेक्ट भी 1/4/19 से पहले शुरू हो गया है, तो इसकी इसमें बिल्डर का लायबिलिटी जो रिवर्स चार्ज में आएगा नहीं, तो इसमें किसका लायबिलिटी आएगा जीएसटी का? क्या लैंड ओनर का आएगा? नहीं, इसमें सर मैं आपको एक बार बताऊं ना कि जो रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन है जिसको उन्होंने अमेंड किया है, वहां पे उन्होंने 1 अप्रैल 2019 का वर्ड यूज नहीं किया है। जहां एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन है 4/2019, उसमें उन्होंने किया है वर्ड यूज। जब मैं रीड आउट करता हूँ इस नोटिफिकेशन में, 4/2019 में उन्होंने कहा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, तो उस केस में वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। बट रिवर्स चार्ज में जहां उन्होंने अमेंडमेंट किया है, उन्होंने बस 1 अप्रैल 2019 से एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे सर क्लॉज इंसर्ट किया 1 अप्रैल 2019 से, तो उसके पहले का ट्रांजैक्शन का क्या होगा? तो मैं ये बोलूंगा सर, अगर आप 1 अप्रैल 2019 से पहले डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए एंड बाय गोइंग थ्रू दैट टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन, अगर आप उसमें पूरा जीएसटी जमा कर चुके हैं, लैंड ओनर हैज चार्ज द एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी और उसने जमा कर दिया है, तो वो उस समय पूरा का पूरा जमा हो गया। एंड उसका आपको अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्योंकि आप नया स्कीम में आ गया, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल नहीं सकता। बट अगर आपका वो उन्होंने पूरा जमा नहीं किया, आप सपोज आपने ये कंसेप्ट फॉलो किया कि हम तो प्रोपोर्शनेट वे में आगे जमा करते रहेंगे, उस पर जीएसटी जमा करेंगे, या डेवलपर ने लैंड ओनर को कहा कि आप मुझसे प्रोपोर्शनेट चार्ज करते रहना जीएसटी, तो इन दैट केस जितना का टाइम ऑफ सप्लाई एज ऑफ 1 अप्रैल 2019 से पहले आ गया, उस पे तो लैंड ओनर चार्ज कर लिया फॉरवर्ड चार्ज, और 1 अप्रैल 2019 के बाद जितना भी आप टाइम ऑफ सप्लाई है वो उस पे डेवलपर को अंडर रिवर्स चार्ज जमा करना पड़ेगा, बट वो उसमें एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं ले सकता। ये एक सर उसमें प्रॉब्लम है, ये इंटेंशनल है कि नहीं ये पता नहीं, बट इससे कॉस्टिंग डेफिनेटली इंक्रीज हो गया है। सो आई होप अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, बिकॉज हमने भी उस समय जब ध्यान दिया था इस चीज को, तो जब हमारे पास टाइम था, बिकॉज मई तक टाइम था इसको ऑप्ट करने के लिए कि हम उसको नया स्कीम में जाए या पुराने स्कीम में, तो जिस भी केस में अगर ऐसा हुआ था 1 अप्रैल 19 से पहले ट्रांसफर हो चुका था, so we all opted to continue with the old scheme only of 12% so that we can claim that input tax credit.